प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग? फटाफट से जल्दी जल्दी सारे लोग शेयर कर दो। मेरी आवाज आ रही है ये भी बता दो। नहीं हुआ है सर। ठीक है, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा, आवाज आ रहा। ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, हमको लगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हो ही गया है, बट कोई ना, अब आप लोगों तक ऑडियो वीडियो सारी चीजें एकदम क्लियर पहुंच रही है। हम सो सॉरी यार, तुम लोगों को हमने पहले भी बोला था ना, क्या बताया था कि निधि मैम मतलब गड़बड़ है ना। निधि मैम का नाम ही गड़बड़ मैम हो गया है। ठीक है, हम बच्चे हमको भौकाली मैम कहते हैं, बट असली नाम मेरा गड़बड़ मैम है। जहां जाते हैं गड़बड़ करते हैं, मेरे साथ ही गड़बड़ होता है। ऑन टाइम हम पहुंचे कि 9 बजे आप लोगों का क्लास लेंगे। ठीक है, सोच कर आए थे कि 9 बजे आप लोगों का क्लास लेंगे, ऑन टाइम आ गए तैयार व्यार होकर क्लास व्लास लगाकर, लेकिन ना गड़बड़ ऐसा हो नहीं सकता, और गड़बड़ हो ही गया। गड़बड़ क्या हुआ बच्चा? क्लास ही स्टार्ट नहीं हो रहा था, लेकिन कोई नहीं, देर ही सही आ गए हम। ठीक है, कहते ना भले देर हो जाएगा लेकिन निधि मैम आएंगी जरूर, और बायोलॉजी के चैप्टर 1 का 1 शॉट आज कराएंगी जरूर। तो आप लोगों को 1 शॉट का इंतजार था। हमारा 1 शॉट सीरीज स्टार्ट हो चुका। बायो में है 16 चैप्टर, जिनको खत्म करेंगी निधि मैम सिर्फ 16 दिनों में। ठीक है, तो सारे बायो वाले बच्चे जिनको लगा था कि मेरा बैकलॉग लग चुका, मेरा बायोलॉजी सत्यानाश हो चुका, मैं तो बायोलॉजी में 90 नहीं ला सकता, आप सारे के सारे बच्चों का डर होगा चकनाचूर। चकनाचूर भैया एकदम खत्म कर देंगे हम, क्योंकि अब 1 शॉट से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा टॉपिक निधि मैम कराएंगी क्रिस्टल एंड क्लियर। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल यूपी बोर्ड का भी चलेगा, तो देखो लगातार कराने वाले 1 से 16 का पूरा एक सेट बना देंगे। यूपी बिहार जिसका जो जो चैप्टर है वो आकर क्लासेस करेगा। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चों को पढ़ना है, तो इसीलिए ये हम नहीं कहेंगे कि यूपी वाले अपना टाइम वेस्ट करें। आप लोग मेरे बाकी जो पिछले वीडियो है उनको देखो। ठीक है, नया नया के में पुराने को मत छोड़ो, पुराने को अच्छे से याद रखो। और अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे अपना आज का क्लास। देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है भैया, चलो निधि मैम अपने स्टाइल में पढ़ाएंगी आज। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारा जीवों में जनन, और आज निधि मैम आपको जीवों में जनन का कराने वाली है एकदम बढ़िया तरीके से टॉपिक्स को कवर। ठीक है, मेरा चाय भी आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। चाय की कॉफी है? अच्छा, थैंक यू। तो निधि मैम कॉफी भी पिएंगी और पढ़ाएंगी भी, दोनों काम करना है अब हमको। 10th वालों का शाम को चलेगा, 10th वालों का शाम को चलेगा, 10th का शाम 4 बजे चलेगा। आइए सबसे पहले जानेंगे जीवों में जनन है क्या। तो जीवों में जनन का मतलब क्या है, पहले ये जान लो। जीवों में जनन का मतलब है कि आखिर एक जीव कैसे जनन करता है, क्यों जनन करता है। भैया अगर देखो, तुम लोग भी सोचे होगे ना, बचपन से सोच रहे होगे कि मैम एक दिन हम बड़े होंगे, हमारा मेहरारू आएगी, सब हो के हुनर मेहरारू चाहे सुनर। ठीक है, आधा जो हमारे कलुआ समाज है वो तो भैया रात दिन बस यह सोचत होई कि एक दिन हमारी आएगी कलुई, फिर हमारे चुन्नू मुन्नू होंगे। तो भैया यही सवाल है, चुन्नू मुन्नू क्यों चाहिए? काहे माथा में दर्द तुम लोग लाओगे चुन्नू मुन्नू को लाना, तो कहोगे मैम जरूरी है अपनी पीढ़ी को चलाना। अगर चुन्नू मुन्नू नहीं आएंगे तो कलुआ समाज उसका क्या होगा? अगर कलुआ कलुई के चुन्नू मुन्नू नहीं होंगे तो कलुआ कलुई को तो लोग भूल न जाएंगे। यही लिए जनन करना पड़ेगा, भले ही अपने अंदर का छिछोरापन छुपा रहा है बोलकर, लेकिन क्या फायदा। चलो कौनो बात नहीं, बायो का किताबों यह कहता है कि जनन काहे लिए जरूरी है, काहे कि अपनी पीढ़ी को चलाना है, काहे कि धरती पर जैव विविधता को बनाए रखना है, काहे कि हमें जाति की निरंतरता को बनाए रखना है, काहे कि नई जातियों को उत्पन्न करना है, और ए लिए जनन करना जरूरी है। ए लिए काहे बेटा जनन करना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवन अवधि के बारे में। तो सवाल, जीवन अवधि है क्या?
सवाल मेरे दोस्त, जीवन अवधि क्या है? तो जीवन अवधि का मतलब होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय। ठीक है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय, इसी को हम जीवन अवधि कहते हैं। क्या जीवन काल को क्या कहा जाता? तो जीवन, जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु। याद रखो, ये नहीं, मृत्यु भी भैया कई तरह के होते हैं। ठीक है, आपातकालीन मृत्यु इमरजेंसी में हो गया, प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब अब देखो तुम जा रहे हो, है, मान लो फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, आपको केहू से प्यार हो गया, वो आपको धोखा दे दी और अब आप उसकी याद में कह रहे हो कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और ये कह रहा है। अब वो भैया मान लो फॉर एग्जांपल उसने कुछ कर लिया, तो भैया वो उसका जीवन अवधि नहीं कहलाएगा, काहे कि वो अभी और साल जी सकता था। उसको भले ही ऐश्वर्या राय न मिली, लेकिन हो सकता उसको कटरीना कैफ मिल जाती, लेकिन ना, उसको तो भैया ऐश्वर्या राय ही चाहिए था, इसीलिए वो पतली गली से निकल लिया। तो उसको कहते हैं आपातकालीन मृत्यु। और जब आपका किसी नॉर्मली मृत्यु, ऐसा समय होता है ना कि 70 साल तक एक इंसान जीता है, ठीक है, 70 से 75 वर्ष, और अगर वो 70 से 75 वर्ष में मरता है तो उसे कहते हैं प्राकृतिक मृत्यु, कि भगवान ने उसका जितना समय रखा था उतने समय तक वो जिया और फिर ऊपर चला गया। तो बस यही चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है बच्चा? क्या कि जीवन अवधि का मतलब है जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है। धरती पर जो इंसान आया है वो एक न एक दिन जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। धरती पर जो इंसान आएगा वो एक न एक दिन जाएगा, इसी को ये चीज याद रखिएगा। कोई भी पूरे जीवन नहीं रह सकता। अगर आप सोच रहे हो ना, है, जैसे लोग क्या कर रहे हैं, आज लोग छछाए हुए पैसा के पीछे, ठीक है, आज लोग एकदम छछाए हुए हैं पैसा के पीछे, पैसा 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 पैसा, खाओ पैसा, खेलो पैसा, घूमो पैसा, नाचो पैसा, गाओ पैसा, भैया पैसा पैसा पैसा, सबके दिमाग में बस पैसा है। लेकिन वो पैसा लेके तुम कहाँ ऊपर आ जाओगे? यमराज को तुम का रिश्वत दे पाओगे कि यमराज जी हमसे पैसा ले लो, हमको 50 साल और जिया दो, हमको अपनी मेहरारू के संगे रहना है, हमको अपनी सासू माई का सेवा करना है। यमराज के यहाँ भैया रिश्वतखोरी नहीं चलता। वो तो कहेगा तुम्हारा समय खत्म, तो तुमको अब ऊपर आना पड़ेगा। आओगे, तेल में तलाओगे, रस्सी से फेंकाओगे, ठीक है। यमराज के यहाँ तो भैया सबका बुलावा एक न एक दिन का है, सब जाएगा। लेकिन एक जीव, कौन? एक कोशिकीय जीव। जितने भी हमारे एक कोशिकीय जीव होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चा? वो अमर होते हैं। एक कोशिकीय जीव कैसे होते हैं मेरे दोस्त? अमर होते हैं, यानी वो मरते नहीं है, बल्कि वो अपने आप को तोड़ फोड़ के बच्चे में बदल जाते हैं। अमीबा और पैरामीशियम। जैसे कौन बच्चा? अमीबा और पैरामीशियम। बताओ, समझ में आया? बोलो बोलो, क्या यहां तक समझ में आया? मैम आप किसी ऐप पर भी पढ़ाते बच्चा? अभी फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ चैनल पे पढ़ाते हैं, और वो है निधि मैम साइंस। ठीक है, इसी चैनल पर आपको मेरी क्लासेस मिलेगी। 10th 12th फ्री में पढ़ना है, चुपचाप से मुंह बंद करके यहाँ पढ़े रहो, ठीक है। चलो, यहां तक सभी को क्लियर है? मैडम जी आपको यमराज कब्बो लेकर नहीं जाएगा, हम उससे बात कर लेंगे। काहे वो तुम्हारा ससुर है का? तुम बोल दी और वो हमको लेकर नहीं जाएगा। हमारो दिन आएगा, एक दिन हमहू को लेकर जाएगा, ठीक है। एक दिन हमें भी ऊपर जाना है, सोच रही हूँ वो दिन जल्दी ना आए, ठीक है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, ठीक है। तुम लोग ऐसा गाना गाना मेरे लिए जब मैं जाऊंगी तो, ठीक है। चलो अभी आगे आ जाओ, अभी आगे बढ़ते हैं। हमने आपको जीवन अवधि पढ़ा दिया कि जीवन अवधि का मतलब जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है। अब देखो, हमारा जन्म हो गया, हमको पता है कि हम आज से कई साल बाद मरने वाले हैं, लेकिन उसके बीच में हमको क्या करना है?
जन्म के बाद से लेकर मरने तक के बीच में हमको कुछ ना कुछ तो करना ना पड़ेगा, कौनो ना कौनो कांड करना ना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, हम लोग जाते हैं कर्म करने, हो जाता है कांड, लेकिन उन्हें करना तो पड़ेगा। तो उस बीच में क्या करोगे? उस बीच में अपने आप को तैयार करोगे जनन के लिए, फिर तैयार होकर जनन करोगे, फिर जनन करने के बाद बुढ़ाओगे और बुढ़ाने के बाद ऊपर जाओगे। यही चीजें हमारे जीवन काल में चलता है। ठीक है, हमारे जीवन काल में क्या चलता है बच्चा? तो याद रखना, हम सबसे पहले जन्म लेंगे, फिर अपने आप को तैयार करेंगे कि जनन हमहू को एक दिन करना है। फिर जब हम तैयार हो जाएंगे तो जनन करेंगे, अपने जैसे संतान बनाएंगे, और जब अपने जैसे संतान हो जाएंगे तो हम बुढ़ा जाएंगे, और बुढ़ाने के बाद ऊपर चले जाएंगे। यही हमारा जीवन काल में चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन देखो, सिर्फ बच्चा पैदा करने तक हमारा जीवन नहीं है, हमको अभी अपने जीवन में बहुत चीज करना है। अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना है, अपने गांव वालों को गर्वान्वित महसूस कराना है कि वो लोग भी बोले कि हमारे गांव की लड़की यार आज यहाँ पहुंच गई। घर वाले बोले यार कि मेरी बेटी आज वो काम कर रही है जो बेटे नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको भी, आपके जीवन में भी ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमको अपने पूरे के पूरे जीवन काल में क्या क्या चीजें करने हैं। हमको एक अच्छा बेटा बनना है, हमको एक अच्छा पति बनना है, हमको एक अच्छा पिता बनना है, हमको एक अच्छा भाई बनना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अपने अंदर रखना होगा। क्लियर? ओके, चलो अभी आ जाओ, अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़ो भैया। जीवन काल तो हमारा हो गया, अब कुछ जीवों का जीवन काल याद रखना, क्योंकि इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बनता है। जैसे क्या बनेगा? हाथी। हाथी कितना साल जीता है? तो देखो 65 से 90 वर्ष, आपको 65 वर्ष याद रखना है। केला, केला कितना जीता है? 10 से 15 महीना। बरगद 200 वर्ष याद रखना, 200 वर्ष हमारे बरगद का जीवन काल है। गाय का 20 से 25 साल, पौधे का 1000 साल, कुत्ता का 10 से 14 साल, तोता 140 वर्ष, मक्खियां 1 दिन। ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ये बच्चा आपको याद रखना है। ठीक है, मेंज फ्लाई 1 दिन। ठीक है, इतने जीवों का जीवन काल याद रखना, इनसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, बहुत क्वेश्चन बनता है। हाँ, चाय खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। अब बात करते हैं जनन की। ठीक है, जनन क्या है? अब हम पढ़ेंगे जनन क्या है। जीवन काल हमने बता दिया कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन काल कहलाता है। हर एक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। आपको याद रखना है, किसी भी जीव का जीवन काल उसके शरीर पर निर्भर नहीं करता। कुछ लोगों को लगता है कि जो मोटा है वो ज्यादा जिएगा। जैसे अभी हम अपने गांव पे गए थे ना, तो हमारे गौवा वाले मेहरारू कुल है, हमको बुला करके, का हो बचिया तो के खाना वाना ना मिलेला, ए बनारस में रहेलू, वहां का पानी तो के सूट ना करेला, कैसन मुरझा गइल हो, तुम्हार गलिया कैसन पचक गइल है ना। वो ऐसे ऐसे हमको बोल रही थी। अब उनको हम का बताएं? देखई मैं पातर चितर बानी। ठीक है, अब उनको कौन समझाए भैया कि पतली जरूर है, लेकिन एनर्जी इतना है ना कि 5-5, 6-6 घंटे का क्लास लेते हैं बिना थके, है ऐसे चिल्ला के बढ़ाते हैं ना कि बच्चों को स्पीकर अपना कम करना पड़ता है। इस स्पीड में पढ़ाते हैं कि बच्चों को कभी मेरा आज तक कोई क्लास को 2x करके देखबे नहीं किए। वो खुद कहते कि निधि मैम बहुत फास्ट पढ़ाती हैं। अब वो कौन समझाए उन लोगों को? तो हम वो कुछ हो नहीं बोलते हैं, बट आपको बता देते हैं। आप लोग अपने दिमाग में डाल लो कि किसी को पतला देखकर, छोटा देखकर ई कब्बो मत समझना कि वो बहुत कम साल जिएगा। काहे कि बायो कहता है ना कि किसी भी जीव का जीवन काल उसके शरीर पर निर्भर नहीं करता, उसके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता। क्योंकि हाथी बहुत बड़ा है लेकिन वो 65 वर्ष जीता है। ठीक है, हमारा कौवा और तोता दिखने में लगभग एक जैसे होते हैं, दोनों पक्षी हैं, लेकिन कौवा जहां सिर्फ 15 वर्ष जीता है, तोता हमारा 140 वर्ष जीता है। हाथी जहां इतना बड़ा होकर 65 वर्ष जीता है, हमारा जो कछुआ है 250 वर्ष जीता है। ठीक है, बरगद और पीपल का पेड़ दिखने में एक जैसे है, लेकिन जीवन काल उनका देखो कितना अलग है। ठीक है, आम का पेड़ जहां पर आपका 15 से 20 वर्ष जीता है, वहीं पर हमारा बरगद 200 वर्ष जीता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा कि आकार कभी भी किसी का भी जीवन काल न बढ़ा सकता है और न घटा सकता है। अब बात करते हैं जनन
का। ठीक है, जीवन काल हमारा खत्म हो चुका, अब बारी है जनन का कि जनन क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि आखिर जीव जनन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि जितने भी निम्न कोटि के जीव हैं जिनको आप देख नहीं सकते, आखिर वो अपने जैसे संतान कैसे बनाते हैं। ठीक है, आखिर वो अपने जैसे संतान कैसे बनाते हैं, हमको इसी को पढ़ना है। ठीक है, तो देखो जनन क्या है। जनन एक जैविक प्रक्रिया, सबसे पहली चीज याद रखना, जनन कैसी प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया, जीवों के द्वारा होने वाली प्रक्रिया। अब जैसे मान लो ये हमारे पास बोर्ड है ना, हम इस बोर्ड को बोल कर गए, ए बोर्ड भैया कल सुबह जब हम आएंगे ना तो तुम अपने जैसा दो छोटा छोटा बोर्ड और पैदा कर देना। क्या ये हमको बोर्ड कल सुबह तक दो बच्चा देगा? कहोगे नहीं, नहीं दे सकता मैम। क्यों? क्योंकि ये निर्जीव है। ये क्या है बच्चा? निर्जीव है। तो जनन वो प्रक्रिया है जो क्या है, जैविक प्रक्रिया, जो जीवों में होता है। और लेकिन एक चीज याद रखना, ये सब जीवों में नहीं होता, ये कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। विशिष्ट का मतलब होता है वो प्रक्रिया जो हर जीव में होना ही होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो जीव नहीं। जैसे सांस लेना, जैसे श्वसन की क्रिया, हर कोई सांस लेता है, हम भी सांस लेते हैं, तुम भी सांस लेते हो। ठीक है, तुम्हारी वाली भी सांस लेती है, उस वाली के परिवार वाले भी सांस लेते हैं, तो सब सांस लेता है। कुकुर, बिलार, गधा, घोड़ा, घोचू, सब के सब सांस लेते हैं ना। ठीक है, तो जो सब करेगा, जो सब के सब जीव करेंगे उसे विशिष्ट कहेंगे। तो जनन विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जनन नहीं करता। जैसे आपका खच्चर है, घोड़ा और गधा मिलकर एक बच्चा बनाता है जिसको खच्चर कहते हैं, वो नपुंसक होता है, वो संतान नहीं बना सकता। ठीक है, जैसे बांझ स्त्रियां वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, नपुंसक पुरुष वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो क्या वो जीव नहीं है? है, वो जीव है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें जनन की क्रिया नहीं होती, इसीलिए जनन को विशिष्ट लक्षण नहीं कहा जाता। ये आपका एक जैविक प्रक्रिया है जो ज्यादातर जीवों में होता है। और इसमें क्या करेंगे, इसमें एक जीव अपने समान संतान को उत्पन्न करता है। जनन क्या है? जनन वो प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करेगा। याद रखना, ये चीज याद रखिएगा। कई बार होता है ना, मम्मी लोग बोल देती हैं, मम्मी लोग कभी गुस्से में बोलती है ना, हमारे कोखी में गधवा पैदा होके के रहल है, ये जांगर चोरनी हमारे कोखी में आ गई ही। लेकिन अब उनको कौन बताए? उनको कहना निधि मैम का क्लास करिए मम्मी। हमारी निधि मैम बोली है ना कि कभी भी इंसान के गर्भ से गधा नहीं निकल सकता, वो जैसा होगा उसके गर्भ से वैसा ही बच्चा निकलेगा। तो हमारी मम्मी तो सुंदर, यानी उनकी जो बिटिया होगी वो भी सुंदर होगी, है ना। तो ये चीज आप उनको बता देना कि मम्मी हम गधा नहीं है, अगर आप हमारे चालाक हो तो आपका बच्चा भी चालाक है, क्योंकि हमारी निधि मैम बोली है जैसा जीव होगा उसके समान ही संतान उत्पन्न करेगा। समझ में आया? आ गया। अब जनन होता है दो प्रकार का। जनन कैसा होता है बच्चा? जनन होता है दो प्रकार का, अलैंगिक और लैंगिक। ठीक है, जनन होता है दो प्रकार का, अलैंगिक और लैंगिक। अब दोनों को पढ़ते हैं, अलैंगिक और लैंगिक क्या है। देखो, सबसे पहले जब संतान उत्पन्न करने का बारी आया, ठीक है, जब कहा गया कि चलो भैया अपने जैसा संतान बनाओ, है ना, अपने जैसा संतान बनाओ ताकि आपके जैसे धरती पर जीव ही जीव हो। इंसान देख रहे हो, पहले के समय में भारत क्या था? भारत ने सबसे पहले 1951 में आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया। ठीक है, भारत वालों को सबसे ज्यादा चिंता था, उसको पता था कि भैया अगर जनसंख्या रोका नहीं गया तो यहाँ विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग भैया सबसे ज्यादा खाली होते हैं। ठीक है, हमारे जो भारत के लोग हैं वो सबसे ज्यादा खाली हैं, और उनको संतानों से इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है कि वो क्रिकेट टीम तैयार कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाया गया। लेकिन भैया गड़बड़ क्या हो गया?
गड़बड़ क्या हो गया मेरे दोस्त? गड़बड़ ये हुआ कि भले ही परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे पहले चलाया गया, फिर भी हमारा देश आज जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर आ गया। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? तो भारत का है। हम तो सोच में पड़ गए हैं कि अगर परिवार नियोजन कार्यक्रम जब सबसे पहले हमारे देश में चला तब हम नंबर 1 पे पहुंच गए। अगर तनी देर हो गया होता ना तो भैया हमको लग रहा है कि पूरा का पूरा नक्शा से हम बाकी देशों को हटा दिए होते, हम भारत वाले ही पूरा फैल चुके होते। तो भैया भारत वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम लोगों को बोला जाएगा क से कबूतर, तो हम लोग पढ़ते हैं क से कपार फोड़ो। तो ये भारत है भैया, जिस चीज को कहोगे नहीं करना है हम लोग वह चीज करते हैं। छोड़ो, अब इस साइड करो, यहाँ पे जान लो जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। ठीक है, हम अपने जैसे संतान 2 तरीके से पैदा कर सकते हैं, या तो अलैंगिक जनन करके या तो लैंगिक जनन करके। तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अलैंगिक जनन। सवाल, अलैंगिक जनन क्या है? ठीक है, अलैंगिक जनन क्या है? तो याद रखो, यदि संतति की उत्पत्ति एक जनक से प्राप्त कोशिका या जीव, देखो सब बुक इसका पीडीएफ का हटाओ, निधि मैम इज हियर, देन व्हाई आर यू यूज पीडीएफ? ठीक है, निधि मैम है ना तो पीडीएफ को गोली मारो, आप सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, मेरी बातों पर ध्यान दो। ठीक है, तो सवाल क्या है, अलैंगिक जनन क्या है? तो जब कोई जीव अकेले ही अपने जैसा संतान बना दे, जब कोई जीव अकेले ही अपने जैसा संतान बना दे तो इसी को अलैंगिक जनन करते हैं। देखो संतान, आपकी नजर में जितने भी हमारे बच्चे हैं जो अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उनको लगता है कि बच्चा पैदा करने के लिए तो एगो लड़का और एगो लड़की चाहिए। काहे कि लड़का के शरीर में बनता है नर युग्मक और लड़की के शरीर में बनता है मादा युग्मक, और जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तब भी ना कलुआ होता है जी। इन निधि मैम बोल रही है अकेले बच्चा पैदा हो जाएगा, ये क्या पढ़ा रही है? तुम लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, अरे नालायक, तुम ना बियाह कर सकते हो? ये जो बैक्टीरिया तुम्हारे हथवा में है, ये जो अमीबा घूम रहा है, ये जो पैरामीशियम दिवलिया पर चिपका हुआ है, वो सब कैसे करेंगे? वो सब कैसे बियाह करेंगे? उन सब में बियाह नहीं ना होता, तो वो बच्चा कैसे पैदा करते हैं? और लैंगिक जनन द्वारा। वो अकेले ही, वो कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, यानी हम अकेले ही अपने जैसे संतान बना देंगे, इसी को अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। जब कोई जीव अकेले ही एकल जनक द्वारा ही संतान का निर्माण करता है तो इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। और ये किसमें होता है? निम्न कोटि के एक कोशिकीय जीवों में। किसमें होगा? जितने भी निम्न कोटि के जीव हैं उनमें अलैंगिक जनन होता है। बोलो बोलो, क्या सभी को क्लियर? क्लियर। आगे बढ़े। ए भैया तनी शेयर वेयर कर दो जी, है तुम लोग शेयर नहीं करोगे तो दिलवा टूट जाएगा, हमरा मैडम जी के दिलवा टूट जाए। ठीक है, तो प्लीज आप लोग शेयर का बटन दबा दो, है ना। शेयर की संख्या में कमी नहीं होना चाहिए, और जो जो क्लासेस में आ चुके हैं प्लीज लाइक करते चलो। ठीक है, लाइक करते चलो, फिर आगे बढ़े। हाँ भगवान, पता नहीं कवन नजरिए से हमरे आवाज के कि हमके सर्दी जुकाम एकदम भयंकर वाला 1 महीना हो चुका है, न सर्दी जा रहा न जुकाम जा रहा है। हमारा आवाज दिन पर दिन सनी देओल की तरह होते जा रहा। हाँ, डरे लग रहा है हमको, हमारा बियाह अब कैसे होगा? ये आवाज से तो भैया कौनो बियाह नहीं करेंगे हमसे। छोड़ो, अभी आगे आते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन 5 प्रकार का होता है जो आपकी किताब में दिया और आपको पढ़ना है। विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, कायिक जनन और खंडन। ठीक है, याद रखना। अलैंगिक जनन कितने तरह का होता है? 5 तरह का। विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, कायिक जनन और खंडन। ये आपके मेन है जो आपको पढ़ना है। एक और डालना, पुनरुद्ध भवन। कायिक जनन को लास्ट में रखो, यहां रखो पुनरुद्ध भवन। ठीक है, यहां खंडन को लिखो खंडी भवन। और 6ठे नंबर पे रखो कायिक जनन को। 6ठे नंबर पे होगा कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन पौधों में होता है। ये इतना 5 आपका मेन है जो किसमें होता है? निम्न कोटि के जीवों में। ठीक है, ये किसमें होगा बच्चा? निम्न कोटि के जीवों में
ये आपका होता है, ठीक है, निम्न कोटि के जीवों में ये आपका होता है। चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले विखंडन के बारे में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विखंडन के बारे में। विखंडन क्या है, ठीक है, तो विखंडन क्या है बच्चा? तो विखंडन अलैंगिक जनन की वह विधि है, ठीक है। विखंडन क्या है? अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें एक जीव अपने आप को तोड़ करके संतान बना दे, ठीक है, जिसमें एक जीव क्या कर दे, अपने आप को, मेरे पास कुछ है नहीं ना तोड़ने के लिए, जैसे मान लो ये हमारे पास एक पेन है, ठीक है, ये पेन है, आपको दिख रहा, ये हमारे पास क्या है बच्चा? ये हमारे पास एक पेन है। अब इस पेन को हम बीच से तोड़ दिए, इस पेन को बच्चा क्या किया हमने? बीच से तोड़ दिया। जब इसको बीच से तोड़ेंगे तो दूगो पेन हो जाएगा, कगो हो जाएगा, दूगो हो जाएगा ना। इसी को कहते हैं विखंडन। ये हमारे पास एक जीव है, ये अपने आप को क्या करेगा? दो भागों में तोड़ देगा और तोड़ करके दो संतान बना देगा। तोड़ करके क्या कर देगा? दो संतान बना देगा। इसी को कहते हैं विखंडन। विखंडन वह विधि है जिसमें जीव अपनी कोशिका को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ करके क्या करता है? उसका हर एक भाग एक नए संतान में बदल जाता है। इसी को विखंडन कहते हैं। विखंडन दो प्रकार का होता है। विखंडन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, द्विखंडन और बहुखंडन, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चा? जल्दी बताओ, क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? द्विखंडन और बहुखंडन। अगर एक जीव अपने आप को दो भागों में तोड़कर, ठीक है, एक जीव क्या करे? अपने आप को दो भागों में तोड़ता है और दो संतान बनाता है, तो इसे द्विखंडन कहते हैं। और बहुखंडन क्या है? जब कोई जीव अपने आप को बहुत सारे भागों में तोड़ दे, ठीक है, जब कोई जीव अपने आप को बहुत सारे भागों में तोड़ दे तो इसको कहते हैं बहुविखंडन, है ना। क्या कहते हैं बच्चा? बहुविखंडन कहते हैं। तो दो चीजें याद रखना है। अगर कोई जीव अपने आप को दो भागों में तोड़े, बोलो जल्दी से, अगर कोई जीव अपने आप को दो भागों में तोड़े तो क्या कहलाएगा? द्विखंडन। और अगर कोई जीव अपने आप को बहुत सारे भागों में तोड़ेगा तो क्या कहलाएगा? बहुविखंडन। क्लियर है? बोलो बोलो, सभी को समझ में आया? दो भागों में तोड़ा तो द्विखंडन, बहुत सारे भागों में तोड़ा तो बहुविखंडन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। डेफिनेशन भी जरूरी है, ठीक है, द्विखंडन का। द्विखंडन देखो बच्चा आपके चार प्रकार के होते हैं, है ना। यहां पे लिखते हैं द्विखंडन, द्विखंडन, ठीक है। द्विखंडन क्या है? तो जब कोई जीव, लिखना ऐसे, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है? अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव, जिसमें कोई जीव अपने आप को, ठीक है, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव अपने आप को दो भागों में तोड़कर, अपने आप को दो भागों में तोड़कर, दो भागों में तोड़कर दो नए संतानों को उत्पन्न करता है, दो नए संतानों को उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, क्या कहलाएगा? द्विखंडन कहलाता है। द्विखंडन कहलाता है, द्विखंडन कहलाता है। ये आपको बच्चा याद रखना है, ठीक है। द्विखंडन आपका चार प्रकार का होता है। द्विखंडन कितने प्रकार का होता है? चार। कौन कौन सा? अनुप्रस्थ, पहले सरल, ठीक है, सबसे पहले आता है सरल द्विखंडन, फिर आता है अनुप्रस्थ द्विखंडन, फिर आता है अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य, और फिर आता है तिर्यक। अरे 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 क्या हो रहा? ठीक है, तिर्यक, ये हमको याद रखना है, ठीक है। हमारा जो है चार प्रकार का होता है। चारों का एग्जाम्पल एक एक लिखेंगे। जैसे सरल द्विखंडन का मतलब होता है कहीं से भी काट दो। हमारे पास एक कागज निकालते हैं, रुको तो देखे बेटा हमारे पास कोनो कागज है कि नहीं?
ठीक है। चलो डायरी में से फाड़ लेते हैं एगो कागज, ठीक है। अरे भैया कागज फाड़ना मना है, हे माता रानी माफ करना, बच्चों के लिए पाप करना पड़ रहा है कागज फाड़ने का, कोनो बात नहीं, ठीक है। ये हमारे पास कागज है, ठीक है, इसको हम कहियों से फाड़ दे, इसको हम कहियों से फाड़ दे, इसको कहते हैं सरल द्विखंडन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सरल द्विखंडन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहीं से भी फाड़ देंगे, मतलब फाड़ देगा मतलब अगर कोई जीव अपने आप को कहीं से भी काट देगा, कहीं से भी, तो इसको कहते हैं सरल। अनुप्रस्थ का मतलब होता है बच्चा ना, अनुप्रस्थ का मतलब होता है बीच से काटना, है ना। ये हमारा है, ये कागज है, तू जा भैया अभी साइड हो जा, ठीक है। ये हमारे पास मान लो कोई जीव है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, बीच से ऐसे काटा, बीच से फाड़ा, बीच से हमने फाड़ा, फट जा रे, बीच से हमने फाड़ दिया, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अनुप्रस्थ। क्या कहलाएगा बच्चा? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ किस में होता है? सबका एग्जांपल देंगे। सरल होता है अमीबा में, अमीबा अपने आप को कहीं से भी काट देता है, ठीक है। अनुप्रस्थ होता है किसमें? पैरामीशियम में, ये अपने आप को बीच से काटता है। अब आ जाओ अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य का मतलब होता है लंबा काटना, लंबा में देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक जीव है, इसने क्या किया, अपने आप को लंबवत काटा, ठीक है, ऐसे लंबा में काट दिया, बीच से नहीं काट रहा, बीच से काटता तो ऐसा होता, ये अपने आप को कैसे काट रहा है, लंबा में ऐसे, तो इसको कहते हैं हम क्या, अनुदैर्घ्य। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? अनुदैर्घ्य बोलते हैं। और अनुदैर्घ्य किसमें होता है? अनुदैर्घ्य किसमें होता है? युगलीना में, युगलीना में, ठीक है। और तिर्यक का मतलब होता है तिराकोनी। लाओ तो ये देखो, ये हमारे पास एक जीव है, इसको तिराकोनी में काट रहे, देखो यहां से काटा हमने, ये देखो तिराकोनी कट रहा है ना। अगर ये अपने आप को तिराकोनी काटेगा, फाड़ दे रे, है ना। अगर इसको हम तिराकोनी में काट रहे, है ना, पूरा कूड़ा कर दिए ना, जो स्टूडियो इंचार्ज है हमको, हे भैया ये हम क्या कर दिए, ठीक है। थोड़ा सा एक्साइटमेंट में हम भैया फाड़ने के चक्कर में फाड़ तो दिए, पूरा कागज बिखेर दिए हैं। अब निधि मैम बायो का क्लास लेने के बाद ना काम वाली बाई बनने वाली हैं, हमको लप साफ करना पड़ेगा। चलो अभी तुम लोगों को पढ़ा लेते हैं, पढ़ाने के बाद अपना जो सेकंड जॉब है साफ सफाई वाला वो करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम कहां पर थे, तिर्यक मतलब तिराकोनी, तिराकोनी अपने आप को कौन काटता है, स्ट्रोनियम, ठीक है। तो ये जीव के नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा कि निम्न में से वो कौन सा जीव है जिसमें अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है, निम्न में से वो कौन सा जीव है जिसमें सरल द्विखंडन होता है। तो आपको ये याद रखना है ना। पता है दीदी, मम्मी आपको आप सभी सब बोलते हैं ना, बोलती है कौन है जो तुमको जनन के बारे में बताती है, और क्या लिखा है रे, और सिलेबस चला गया तुम्हारा मैसेज ना, पढ़ लिए होते हैं क्या, और सिलेबस है, मम्मी को बता दे कि बायो का चैप्टर है, मम्मी भी तो कहाँ लिखत हुआ अपने मम्मी के, तो बदनाम करत हुआ हो, है माता जी, ए माता जी इस चैप्टर में है, हम अपने से नहीं पढ़ा रहे हैं, चैप्टर में 4 गो चैप्टर जनन पर है माता जी, तो हम क्या करें, तुम बताओ हम क्या करें। अब बायो लिए हो, आज तुम बायो लेकर बताओ, आप अपने बेटा को बायो फिर काहे दिलाई है, ये बताइए। आप अगर बायो दिलाई है तो पढ़ना ना पड़ेगा जी, आपको पहले सोचना चाहिए था कि बायो लेकर बिगड़ रहा है, क्या बात करती हैं आप, ये कुल करेंगी। छोड़ो, अब हम नहीं पढ़ाएंगे आपके बेटा को, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द्विखंडन आपको समझ में आ गया। अब बारी है बहुविखंडन का, ठीक है। अब बारी है बहुविखंडन का। बहुविखंडन का मतलब होता है जब कोई जीव अपने आप को बहुत सारे भागों में तोड़ दे, ठीक है। जब कोई जीव क्या करे, अपने आप को बहुत सारे भागों में तोड़ दे, तो इसको कहते हैं बहुविखंडन। क्या कहा जाता है, बहुविखंडन कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम, ये नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों नाम है, क्योंकि यह एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, और ये क्या करता है, मलेरिया, इसके वजह से ही हमारे शरीर में मलेरिया होता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है बच्चा, इसी के वजह से हमारे शरीर में मलेरिया होता है। मलेरिया
मलेरिया होता है। तो ये आपको याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है। अब देखो हमने क्या बोला, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, जब हमारे शरीर में जाता है ना, है हमारे शरीर के अंदर आया, ये आने के बाद क्या करता है, अपने चारों तरफ एक ठोस सिस्ट बनाता है। सिस्ट का मतलब होता है मोटा सा परत बना लेगा। ये जीव है, मान लो ये हमारा प्लाज्मोडियम है, ठीक है, ये अपने चारों तरफ एक मोटा सा सिस्ट यानी परत बना लेगा। अब ये परत बनाकर क्या करेगा, अंदर ढेर सारे बहुत बार अपने कोशिक केंद्रक का विभाजन करेगा। इस तरह से केंद्रक का विभाजन करता जाएगा, ढेर सारा केंद्रक बन चुका। और एक समय ऐसा आएगा जब ये सिस्ट, ये परत फटेगा और फट करके जितना भी केंद्रक निकलेगा ना, वो सब के सब एक नए प्लाज्मोडियम में बदल जाएंगे। यानी एक ही बार में क्या हुआ, ढेर सारे बच्चे बन गए। इसी को कहते हैं बहुखंडन। अब सवाल ये कब होता है, बहुविखंडन कब होता है, तो प्रतिकूल परिस्थिति। अब कुछ बच्चे हमारे ऐसे नोबड़ा, जैसे फ्री फायर में नोबड़ा प्लेयर होता है ना, वैसे ही बायो में भी कुछ नोबड़ा बच्चे होते हैं जो पूछेंगे मैडम जी प्रतिकूल क्या होता है। देखो दो तरह का स्थिति होता है, एक होता है प्रतिकूल स्थिति और एक होता है अनुकूल स्थिति। प्रतिकूल का मतलब होता है वो स्थिति जब हम जनन नहीं कर सकते, जहां पर जीवित नहीं रहा जा सकता, जहां पर बच्चे पैदा नहीं किया जा सकता। और दूसरा होता है अनुकूल परिस्थिति, जहां पर हम आराम से रह सकते हैं, है ना, जहां पर क्या कर सकते हैं बच्चा, हम आराम से रह सकते हैं, आराम से संतान उत्पन्न कर सकते हैं, आराम से जी सकते हैं। तो उसको कहा जाता है अनुकूल परिस्थिति। तो जब कोई जीव प्रतिकूल परिस्थिति में चला जाता है, जहां पे वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो वो अपने चारों तरफ एक मोटा परत बना लेगा और अंदर ही अंदर क्या करेगा, अपने केंद्रक का विभाजन करता रहेगा, ताकि जैसे ही अनुकूल परिस्थिति मिले वो सारे के सारे केंद्रक बाहर निकलकर एक नए जीव में बदल जाए। इसे कहते हैं बहुविखंडन। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बहुविखंडन का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम याद रखना, ठीक है। द्विखंडन और बहुखंडन इन दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। द्विखंडन बहुखंडन हो गया, अगला हमारा है खंडन, खंडी भवन जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा खंडन, जिसको खंडी भवन भी कहा जाता है, अंग्रेजी में फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। अब ये क्या है, तो ये भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल सा है, जब कोई जीव पूर्ण रूप से विकास कर लिया, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल क्या है कि हम इंसानों में क्या होता है, लोग कहते हैं ना 18 साल के हो गए अब लंबाई नहीं बढ़ेगा। जैसे देखो हमको लगता नहीं हम हाइट में कम है, लेकिन फिर भी बहुत लोग हमको कह देते। अभी गौवे में गए थे ना, तो हमको बहुत लोग बोले अरे यार लंबैया तोहर ना बढ़ल बचिया, ए बचिया तू लंबी ना भइलू, ए तू तो अपने मैयो से छोट निकल गईलू, आई हो तू तो अपने बउओ के बराबर ना हो, अरे तोहार भैयो तो से लंबा है। अरे भैया हमके पता हम छोट हैं, हमके पता हमार हाइट कम है, लेकिन ये बोल बोल के हमको धरती के अंदर धसा देते हैं लोग, है ना। हमको इतना शर्मिंदगी महसूस करवाते हैं, इतना शर्मिंदगी महसूस कराते हैं कि हम खुद बोले माता जी हमको पता है हम नाटे हैं, हमको पता है हम छोटे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, है हम क्या करें, हम कैसे लंबे, अब नहीं ना हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अब हमारा लंबाई रुक गया, अब हम नहीं बढ़ सकते। वही चीज आपको याद रखना है। बहुत सारे जीव क्या होते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं स्पाइरोकायरा का, ये एक जीव है, ये क्या करेगा, सबसे पहले अपना पूर्ण विकास करेगा। पूर्ण विकास कर लिया, मान लो इतना लंबा हो गया, अब इसको पता चल गया कि हम इससे ज्यादा लंबे नहीं हो सकते, है ना, अब हम इससे ज्यादा लंबे नहीं हो सकते, तो ये क्या करता है, ये अपने आप को तोड़ देगा, ठीक है। ये मान लो हमारा एक जीव है जिसका नाम क्या है बच्चा, स्पाइरोगायरा है। ये सबसे पहले पूर्ण रूप से विकास करेगा, पूर्ण विकास करने के बाद ये अपने आप को टुकड़ों में तोड़ देगा। इस तरह से वो अपने आप को क्या करेगा, खंडों में तोड़ देगा, और इसका हर एक टूटा हुआ खंड वापस से लंबाई को बढ़ाएगा, वापस से विकास करेगा, वापस से क्या करेगा, विकास करेगा। इसे कहते हैं खंडी भवन। खंडी भवन का मतलब होता है जब कोई जीव पूर्ण विकास कर लेता है तो वो अपने शरीर को खंडों में तोड़ देगा और उसका टूटा हुआ हर एक खंड, उसका
टूटा हुआ हर एक खंड किसमें बदल जाएगा, एक नए जीव में बदल जाएगा। अलैंगिक जनन की इस विधि को हम खंडी भवन कहते हैं, है ना। अलैंगिक जनन की इस विधि को क्या कहा जाता है, तो याद रखना खंडी भवन कहा जाता है। सबको हो गया क्लियर। खंडी भवन का एग्जाम्पल कौन सा याद रखना है, स्पाइरोगायरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है मुकुलन। मुकुलन क्या है, ये भी अलैंगिक जनन की विधि है। इसमें क्या होता है, इसमें एक जीव के शरीर पर उभार आ जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें जीव के, जैसे आप लोग डोरेमोन देखे हो, मैं हूं एक उड़ता रोबो डोरेमोन, है ना, जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदलना, मैं तो एक प्यारा सा चमत्कार हूँ। ठीक है, तो बचपन से देख रहे हैं, अभी तक हम डोरेमोन देख रहे हैं और हर दिन सोचते हैं काश मेरे पास डोरेमोन होता, उसका एनीवेयर गेट डोर होता तो मैं कहीं भी चली जाती। ठीक है, उसका वो इनविजिबल वाला जो क्या कहते क्लॉथ होता तो मैं गायब हो जाती। कितना सारा सपना है यार डोरेमोन से जुड़ा हुआ। अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं पता चला शिजुका किसकी है, वो डेकिसुकी की है कि नोबिता की है। मैं तो डर है। आजकल की लड़कियां जानते हो ना, आजकल की लड़कियां भैया जान ही रहे हो, ए न बी उस सी पर चली जाती। कहीं ऐसा ना हो कि शिजुका हमारी सुनिया को लेकर फरार हो जाए। देखते हैं आगे होता है क्या, बट अभी यहाँ पर आ जाओ। तो देखो जियान क्या करता है, जियान जैसे ही नोबिता को देखता है वो उसको मुक्का मार देता है, और जब वो नोबिता को मुक्का मारता है तो उसके शरीर पर ऐसे गुब्बद फूल जाता है। उसके शरीर पर क्या होता है, गुब्बद फूल जाता है ना। उसी से आपको याद रखना है कुछ जीव, एग्जाम्पल में लेना इस्ट और हाइड्रा। हम अभी एग्जाम्पल ले रहे इष्ट का। इष्ट एक प्रकार का कवक है, याद रखना इष्ट क्या है, यह एक प्रकार का कवक है। और इस कवक पर क्या होता है, इसके शरीर पर एक उभार बन जाता है, और ये उभार क्या करेगा, इससे खाना लेगा। ठीक है, इससे इसका केंद्रक लेगा, और जब पूरी तरह से विकसित हो जाएगा ना तो ये उससे अलग हो जाएगा। ये एक अलग जीव बन गया और ये आपका एक अलग जीव। इसको कहते हैं मुकुलन। मुकुलन क्या है, जनन की वह विधि जिसमें किसी जीव के शरीर पर बना हुआ मुकुल विकास एवं वृद्धि करके एक नए जीव में बदल जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखना मुकुलन कहते हैं। क्या कहा जाता बच्चा, तो मुकुलन कहा जाता है। क्या कहा जाता, मुकुलन कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी, मुकुलन भी समझ में आ गया। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा मुकुलन देखो दो प्रकार का होता है। देखो कुछ शरीर पर हमको बाहर की तरफ उभार दिखाई देता है, कुछ शरीर के अंदर दिखाई देता है। मुकुलन दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक का मतलब होता है जब शरीर के अंदर उभार बन जाए। जब क्या हो, जब शरीर के अंदर उभार बनता है, मुकुल बनता है, तो इसे आंतरिक मुकुलन कहते हैं। और जब शरीर के बाहर मुकुल बनता है, मुकुल का मतलब होता है उभार। ठीक है, मुकुल का मतलब क्या है, उभार। ठीक है, ये मत पूछना कि मुकुल का मतलब क्या है। ठीक है, तो जब शरीर के अंदर उभार बनेगा तो उसे क्या कहेंगे, आंतरिक मुकुल। और जब शरीर के बाहर, देखो ये शरीर है, ये छोटा सा आपका क्या हुआ, एक छेद बन गया, एक उभार बन गया। ये उभार धीरे धीरे बड़ा होगा और बड़ा होकर एक नए जीव में बदल जाएगा, और जब नए जीव में बदलेगा तो ये बाहर निकल जाएगा। ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मुकुलन कितना होता है, दो प्रकार का। शरीर के अंदर उभार बना तो इसे आंतरिक मुकुलन कहेंगे, शरीर के बाहर उभार बना तो उसे क्या कहेंगे, बाह्य मुकुलन कहेंगे। क्या कहा जाएगा, बाह्य मुकुलन कहा जाएगा। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ बीजाणु जनन पर। अब अगला हमारा है बीजाणु जनन। कुछ जीव क्या करते हैं, अपने अंदर बीज बनाते हैं, एक कोशिकीय। बीजाणु क्या है पहले ये समझ लो। बीजाणु कहते किसे, पहले ये जानना जरूरी है। बीजाणु किसे कहा जाता है ना, तो ये एक कोशिकीय पतली भित्ति वाला एक संरचना है। ठीक है, याद रखना बीजाणु किसे कहते हैं, तो कुछ जीवों के शरीर में कुछ जीव अपने अंदर, कुछ जीव अपने अंदर एक कोशिकीय, कुछ जीव अपने अंदर एक कोशिकीय पतली भित्ति वाला, एक कोशिकीय पतली भित्ति वाला। ठीक है, कुछ जीव अपने अंदर एक कोशिकीय पतली भित्ति वाले संरचना का निर्माण करते हैं, वाले संरचना का निर्माण करते हैं
जिसे बीजाणु कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता, तो याद रखना, जिसे बीजाणु कहते हैं। ठीक है, और यही बीजाणु आपका क्या करता है बच्चा, तो जो ये बीजाणु है वो आगे चलकर एक नए जीव में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, ये बीजाणु आगे चलकर एक नए जीव में बदल जाता है। और बीजाणु से एक नए जीव का बनना, अलैंगिक जनन की इस विधि को बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहा जाता, बीजाणु जनन कहा जाता। तो देखो, इसमें जनक कोशिका से बीजाणुओं का निर्माण होता है, जैसे कवक, शैवाल में। ठीक है, और ये बीजाणु क्या होते हैं, बीजाणु दो तरह के होते हैं। ये बीजाणु कैसे होंगे बच्चा, दो तरह के। इन दोनों का नाम लिख देते हैं। अच्छा, बीजाणु आपका दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है चल बीजाणु, यानी ऐसे बीजाणु जो चल सकते हैं, और कुछ बीजाणु ऐसे होते हैं जो अचल होते हैं। ये चल नहीं सकते, जहां गिरेंगे वहीं से एक नया जीव बना देंगे। ठीक है, तो दो तरह का बीजाणु होता है, चल और अचल। अब सवाल ये चलते कैसे हैं। आपको अगर हम बोले चलने को, तो आप किस चीज से चलते हो, आपका जवाब होगा पैरों से। आप किस चीज से चलते हो बच्चा, पैरों से चलते हो ना। वैसे ही बीजाणु किस चीज से चलते हैं, कशाभिकाओं से। यहां लिख देते हैं, चल बीजाणु के पास ऐसा क्या होता है, कशाभिकाएं होती हैं। कशाभिकाएं होती है जिनके मदद से ये चलते हैं। और अचल बीजाणु के पास क्या नहीं होता, कशाभिकाएं नहीं होती, फ्लैजेला नहीं पाया जाता, कशाभिकाएं नहीं होती, इसलिए ये चल नहीं पाते। देखो बीजाणु कैसा दिखने में होगा, बीजाणु कुछ इस प्रकार का होगा। अगर इसके पास ऐसे एक लंबी सी संरचना होगी, पतली सी, तो इसे कहते हैं कशाभिका, जो इनको चलने में मदद करता है। और अगर कोई ऐसा बीजाणु है जिसके पास कशाभिकाएं नहीं है, तो इसको कहते हैं अचल बीजाणु। ऐसे बीजाणु को क्या कहा जाता, अचल बीजाणु। ये चल नहीं सकते, ये आपका चल नहीं सकते, ये आपको याद रखना है। बताओ सबको क्लियर है, बोलो बोलो, क्या यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई, सबको आ गया होगा लगभग। लगभग मेरे हर एक बच्चे को चल बीजाणु अचल बीजाणु समझ में आ चुका होगा। तो हमने अलैंगिक जनन की पांचों विधियों के बारे में बताया। एक है पुनरुद्भवन, इसके बारे में भी जान लो। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन का मतलब है ये अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें हमारा एक नया जीव किससे बनता है, टूटे हुए भाग से। मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास क्या है, आपको वो याद है। अगर आप लोग जितने भी बच्चे मेरे सनातन धर्म के हैं उन लोगों को बोलेंगे, बाकी लोग सुन सकते हो। तो सनातन धर्म में एक कथा बहुत फेमस है, ठीक है, रक्त बीज की। रक्त बीज का क्या था, उसको ये आशीर्वाद मिला था, उसका रक्त जहां जहां गिरेगा वहां से एक नया राक्षस बनेगा। इसीलिए दुर्गा के रूप मां काली ने उस रक्त बीज के पूरे रक्त को पी लिया, ताकि उसका एक भी बूंद धरती पर ना गिरे और उससे एक नया राक्षस उत्पन्न ना हो। ये सबको पता है। तो इसी को पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनरुद्भवन का मतलब है कि एक अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक नए जीव का निर्माण टूटे हुए उसके भाग से होगा। फॉर एग्जांपल में प्लेनेरिया। प्लेनेरिया देखो एक ऐसा जीव है, कुछ इस प्रकार का ही दिखाई देता है। ठीक है, इसका जो भी हिस्सा तोड़ दो आप, ठीक है, मान लो हमने क्या किया, इसको यहां से काट दिया, इसको यहां से काट दिया, इसका ये वाला हिस्सा थोड़े ही समय के बाद क्या होगा, एक नए प्लेनेरिया में बदल जाएगा, एक नए प्लेनेरिया में बदल जाएगा। इसी को पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनरुद्भवन का मतलब है, क्या मतलब है बच्चा, कि इसका हर टूटा हुआ भाग एक नए जीव में बदल जाना, इसको पुनरुद्भवन कहा जाता है। क्या कहा जाता, पुनरुद्भवन कहा जाता। तो हमने आज क्या क्या पढ़ाया अभी तक में। अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन का मतलब है जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जनक चाहिए। सबसे पहली चीज इसमें क्या चाहिए, अलैंगिक जनन में हमें क्या चाहिए, तो आप कहोगे सिर्फ एक जनक। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखना। अलैंगिक जनन में संतान बनाने के लिए केवल एकल जनक की आवश्यकता होगी। कोई भी जीव अपने जैसे बच्चे को बना सकता है, दो लोगों की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। ठीक है, युग्मक का निर्माण नहीं होता। तीसरा पॉइंट, जब युग्मक नहीं बनेगा तो निषेचन भी नहीं होगा। इसमें निषेचन भी नहीं होता, निषेचन नहीं होता। ठीक है, आगे
ये बहुत जल्दी, ठीक है, इसमें कम समय में ही बहुत सारे संतान बन सकते हैं, ठीक है, इसमें कम समय में अधिक संतान बन जाते हैं, अधिक संतान बन जाते हैं, ठीक है। आगे ये जनन की सरल विधि है, बहुत इजी है, इसमें क्या करना, अपने आप को तोड़ना और संतान बनाना है। लैंगिक जनन ना मुश्किल है जी, इसमें दो लोग मिलेंगे, दोनों के युग्मक मिलेंगे, बच्चा बनेगा, 9 महीना तक वो बढ़ेगा, अपने अंदर विकास करेगा, 9 महीने के बाद डिलीवरी होगा, बहुत लंबा प्रोसेस। लैंगिक जनन जटिल है और वो कैसा होता है, लंबा, बहुत ही लंबा प्रक्रिया होता है, उसमें समय ज्यादा लगता है। लेकिन अलैंगिक जनन की खासियत क्या है, इसमें कम समय में ही अधिक संतान बनेगा और ये जनन की सरल विधि है, बहुत इजीली हो जाएगा, जनन की सरल विधि है, ठीक है। ये किसमें होता है, निम्न कोटि के जीवों में, निम्न कोटि के जीवों में क्या होता है, तो याद रखना अलैंगिक जनन होता है। एक चीज याद रखना, इसमें बनने वाले सभी संतान कैसे होते, क्लोन। अब ये नया शब्द है, ठीक है, ये आपके लिए नया शब्द होना चाहिए कि क्लोन किसे कहते हैं। क्लोन का मतलब होता है ऐसा बच्चा जो अपने पेरेंट के, अपने जनक के कैसा, संरचनात्मक, आकारकीय एवं आनुवांशिकी दोनों रूपों में सेम हो। आकारकीय, दूसरा आनुवांशिकीय, ठीक है। तो ऐसा बच्चा, ऐसा संतान जो अपने जनक से आकारकीय और आनुवांशिकीय दोनों रूपों में सेम होगा, हम उसी को क्या कहते हैं बच्चा, उसी को कहते हैं क्लोन, ठीक है। ओह माय गॉड, इंस्टाग्राम क्वीन हमारे क्लास में आ गई हैं, देख रहे हो हैं, इंस्टाग्राम क्वीन हमारे क्लास में आई है। ये वह लड़की है ना जो इंस्टाग्राम पे हीरोइन बनती है और लड़कन को प्यार की गोली देती है, हैं? ये तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो क्या जी, एक सेकंड जरा रुको तो, कितने लोग हो चुके हो, हे भगवान, संख्या एकदम कम, हम ही को शेयर करना पड़ेगा, रुक जाओ, रुको जरा, पहले हम शेयर करें तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अरे छोड़ दो इंस्टाग्राम क्वीन को, ठीक है, हम सोचे थे इंस्टाग्राम क्वीन के लिए शायरी सुनाएंगे लेकिन हम भूल गए हैं थोड़ा सा, है ना। तो शायरी हटाओ, हमारे क्लास में इंस्टाग्राम क्वीन आई है, स्वागत करते हैं इंस्टाग्राम क्वीन का और उनके लिए शायरी चेपते हैं कि तू वह लड़की हो जो इंस्टाग्राम पर बनेली हीरोइन और लइकन के प्यार का गोली देवेलू और जेकर माई सुबेरे सुबेरे चिल्लावेला, ए इंस्टाग्राम क्वीन गोबरवा फेंकली कि नहीं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम क्वीन हमारे क्लास में आ चुकी है। प्लीज इंस्टाग्राम क्वीन आप शेयर कर दो मेरी क्लासेस को, क्योंकि आप शेयर करोगे ना तो बहुत सारे बच्चे मेरी क्लास में आ जाएंगे, तो प्लीज शेयर का बटन दबा दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे की तरफ बढ़ा जाए। मैम बाल झड़ रहा है, टकले हो रहे हैं। भैया बाबू पटाओगे तो टकले ना होगे जी। जब लड़का लोग प्यार में पड़ते हैं तो हकला हो जाते हैं और बाबू के छोड़ते ही वो टकला हो जाते हैं, ठीक है। बायो तो यह कहता है जैसे ही तुम कौनो लड़की के चक्कर में पड़े, मेरे बाबू ने थाना थाया, और जैसे ही लड़की छोड़ देती है गंजापन के शिकार, फिर आप लोग वीडियो देखते हो कि आप ये तेल लगाए और 1 महीने में ही घना बाल पाए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो टकलेपन से बचना तो लड़की का चक्कर छोड़ दो, ठीक है। मैम आई एम फ्रॉम वाराणसी। मैम आप भी बनारस रहती हो ना? हाँ जी प्राची, हम बनारस में रहते हैं, अभी वहीं से क्लास ले रहे हैं। चलो अभी ज्यादा बकैती नहीं करना, अभी हम अपने क्लास पर आते हैं। और लैंगिक जनन के बारे में इतना पॉइंट आप सभी बच्चों को याद रखना है। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। अलैंगिक जनन के बाद अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है? अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है हमने आपको अभी पढ़ाया। सबसे पहला नाम आपको याद रखना है विखंडन,
जब कोई जीव अपने आप को तोड़कर संतान बनाएगा तो विखंडन कहलाएगा। विखंडन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ाया था? मुकुलन। अगर किसी जीव के शरीर पर उभार बन जाए और वो उभार एक नए जीव में बदल जाए तो जनन की इस विधि को मुकुलन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुकुलन के बाद हमारा तीसरा क्या था बच्चा? तो बीजाणु जनन। ठीक है, कुछ जीवों के शरीर के अंदर क्या बनता है? बीजाणु बनता है और वो बीजाणु आगे चलकर एक नए जीव में बदल जाता है। इसी को कहते हैं बीजाणु जनन। इसी को क्या कहते हैं बच्चा? बीजाणु जनन कहते हैं। चलो आगे की तरफ। बीजाणु जनन के बाद हमने पढ़ाया पुनरुद्भवन। ठीक है, पुनरुद्भवन का मतलब है जब कोई जीव, ठीक है, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक नए जीव का निर्माण किसी जीव के कटे या टूटे हुए भाग से होता है, उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है खंडीभवन। खंडीभवन का मतलब है जब कोई जीव पूर्ण रूप से विकास कर लेता है। ठीक है, जब कोई जीव पूर्ण रूप से विकास कर लेता है तो वो अपने शरीर को खंडों में तोड़ देगा और उसका टूटा हुआ हर एक खंड एक नए जीव में बदल जाएगा। इसी को खंडी भवन कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है बच्चा? खंडी भवन कहते हैं। ये सभी लोगों को याद रखना है। ये हमारे अलैंगिक जनन के प्रकार है। ये क्या है? अलैंगिक जनन के प्रकार है। बताओ, सबको समझ में आया? ये पूरा हमने पढ़ा दिया, यहां तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब आगे की तरफ बढ़ रहे। अब बारी है कायिक जनन का। देखो, पौधे, हमारे जो पौधे होते हैं ना, वो दोनों 2 तरह का जनन करते हैं। वो अलैंगिक जनन भी करते हैं, यानी ये बिना निषेचन किए भी संतान बनाते हैं, जिसको अलैंगिक जनन कहते हैं, और ये लैंगिक जनन भी करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम यही पढ़ेंगे कि आखिर पौधे कैसे लैंगिक जनन करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में पढ़ना है कि पौधे अलैंगिक जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो पौधों में होने वाला अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? कायिक जनन। कोई आपसे पूछे कायिक जनन क्या है, तो पौधों में होने वाला अलैंगिक जनन कायिक जनन कहलाता है। इसमें पौधे एक नए पौधे का निर्माण अपने कायिक भाग से करते हैं। अब सवाल आएगा कायिक भाग क्या है? तो जड़, तना और पत्ती। ठीक है, जड़, तना और पत्ती, इसी को क्या कहा जाता है? कायिक भाग कहा जाता है। याद रखना, कायिक जनन का मतलब क्या है? सबसे पहले लिख लो, कायिक जनन का मतलब क्या है बच्चा? तो पौधे के कायिक भाग से पौधों में होने वाला अलैंगिक जनन, पौधों में होने वाला अलैंगिक जनन, पौधों में होने वाला अलैंगिक जनन कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, पौधों में होने वाला अलैंगिक जनन कायिक जनन कहलाता है। सबसे पहली चीज कायिक जनन कहलाता है। फिर आगे की तरफ, इसमें पौधे एक नए पौधे का निर्माण, इसमें पौधे एक नए पौधे का निर्माण, एक नए पौधे का निर्माण अपने कायिक भाग ब्रैकेट में जड़, तना, पत्ती से करते हैं। जड़, तना, पत्ती से करते हैं। ठीक है, पत्ती से करते हैं। ये आपको बच्चा याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कायिक जनन 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक है, कायिक जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक है, ठीक है ना? राहुल रंगदार, इसी का तुम हमसे बात करोगे कि नहीं? ए बेटा, ए रंगदार जी, बाप बेचे तरकारी और बेटा हमारे कमेंट बॉक्स में आके करता है रंगदारी। रंगदार बेटा चुपचाप निकलो तो, हैं? हमको भी पढ़ाने दो और इसी का को पढ़ने दो। तुम चुपचाप से पतली गली से साइड हो जा, खिसक लो, वरना कूट देंगे जहां पर भी आओगे, है ना? फटाफट निकलो यहां से जल्दी। गधा कहीं का, यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये रंगदारी दिखा रहे हैं।
चलो यहां तक बताओ, समझ में आया? कायिक जनन कितने प्रकार का होता है? याद रखना 2 प्रकार का, ठीक है। कायिक जनन आपका 2 प्रकार का होता है। कायिक जनन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कायिक जनन कितने प्रकार का होता है बच्चा? 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा? प्राकृतिक, और दूसरा कृत्रिम, ठीक है। प्राकृतिक का मतलब है जब पौधे अपने आप से एक नया पौधा बना दे। जब पौधे अपने आप से क्या कर दे? एक नया पौधा बना दे, तो इसे कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। सिंपल सा डेफिनेशन, जब पौधे स्वयं ही अपने कायिक भाग से, जब पौधे स्वयं ही अपने कायिक भाग से एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, ओहो, ठीक है। जब पौधे स्वयं ही अपने कायिक भाग से एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता? प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है, ठीक है। प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। अब आगे बढ़ते, कृत्रिम क्या है? जब मनुष्य क्या करे? अलग अलग तरीके को अपना करके, ठीक है। जब मनुष्य अलग अलग तरीके को अपना करके उनसे एक नया पौधा बनवाता है, तो इसे कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन, है ना। इसे क्या कहा जाता बच्चा? कृत्रिम कायिक जनन। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो, सभी को क्लियर है ना? मैम, ठीक है मैम, क्लियर है। आगे बढ़ जाओ, ठीक है। कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है? तो कृत्रिम कायिक जनन जब मनुष्य अपना हस्तक्षेप कर अलग अलग विधियों का प्रयोग करके, पौधे के कायिक भाग से एक नए पौधे का निर्माण करता है, ठीक है। पौधे के कायिक भाग से एक नए पौधे का निर्माण करता है, तो इसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। तो इसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन, ठीक है, कहते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है। प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों कायिक जनन हमने आपको करवा दिया, ठीक है। बोलो, सभी को यहां तक क्लियर है? जा रही मैं भी बाय। अरे इसिका तुम रंगदार के चक्कर में जा रही हो क्या जी? ए बिटिया, अरे वो रंगदार हम बोले ना जी, वो तरकारी बेचता है, सुबह शाम गली में चिल्लाता है, आलू ले लो, भंटा ले लो। मत जा इसिका उसके चक्कर में, तुम उसे तरकारी बिचवाएगा, है ना। अरे बिटिया लिख रही है बाय मैं जा रही हूँ। बुरा लग गया क्या जी इसिका तुमको? रंगदार को बोल दिए यही लिए तुम जा रही हो क्या? नहीं बोलेंगे। रंगदार जिंदाबाद, ठीक है। रंगदार जय हो, लो उसकी तारीफ कर दी। अब चुपचाप बेटियां पढ़ी रहो, पढ़ के जाओ पूरा क्लास, ठीक है। पूरा क्लास तुम लोग करके जाओ। रंगदार और इसी का तुम दोनों रुके रहो जी मेरे क्लास में। हमको नहीं पता था इतना सीरियस ले लोगी, वरना बोलबे नहीं करते हम कुछ हो, ठीक है। ठीक है, जा बहन तू जा, अब हम रोकबे ना करब, जा छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अपनी निधि मैम की गली, इसी का रंगदार की हो चली। याद रखेंगे, धोखा मिला हमें। चलो अभी यहाँ पर आ जाओ, कृत्रिम कायिक जनन और प्राकृतिक कायिक जनन, हम इन दोनों को पढ़ने वाले, ठीक है। कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों कायिक जनन को बच्चा हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करो, सबसे पहले प्राकृतिक स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन आपको पढ़ना है,
ठीक है, तो प्राकृतिक कायिक जनन हमने कहा था, क्या कहा था कि जब पौधे अपने कायिक भाग, कौन से कायिक भाग, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा और पत्ती के द्वारा खुद ही क्या कर दे, एक नया पौधा बना दे, तो इसे क्या कहा जाता, इसे हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो देखो जड़ का एग्जाम्पल याद रखना, डहेलिया। तना आपका 3 प्रकार का होता है, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तना 3 प्रकार का होता है, भूमिगत, अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना और तीसरा वायवीय तना। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, और पत्ती का एग्जाम्पल याद रखना, ब्रायोफिलम। ठीक है, कई जगह पे पत्थर चट्टा दिखाई देगा। ठीक है, पगल चट्टा नहीं रहे, पत्थर चट्टा। ठीक है, ब्रायोफिलम है ना, इसमें पत्तियों से एक नया पौधा बन जाता है, ब्रायोफिलम। समझो, अब सबका एग्जाम्पल देखो। जड़ का क्या है, जड़ का क्या होता है बच्चा, ये देखो जड़ें है ना, इस जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। अपस्थानिक कलिका का मतलब होता है कली पाया जाता है, और ये कली क्या करेगा, एक नए पौधे का निर्माण कर देगा। तो जब आपका जड़ से एक नया पौधा बनता है तो इसको क्या कहेंगे, जड़ों द्वारा होने वाला कायिक जनन। क्या कहलाएगा, जड़ों द्वारा होने वाला कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, अब आ जाओ तना। अब बारी है तना। तो देखो, जब पौधे की तना, आप लोग बचपन से पौधे की संरचना पढ़ रहे हो, जैसे अगर शरीर को दिखाएं, अगर आपके सामने कलुआ को खड़ा कर दे तो आप क्या बोलोगे, हम पूछेंगे बताओ कलुआ में सर कहाँ है, तो कहोगे ऊपर वाला है ना। तो कलुआ का पूरा शरीर बटा होगा ना, ये सर कहलाएगा, ये धड़ कहलाएगा, नीचे लंबा लंबा टांग होगा, तो ये कलुआ का शरीर है। उसी तरह से अगर एक पौधे को देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल थोड़े देर के लिए हमको तुम पौधा मान लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थोड़े देर के लिए हमको पौधा मान लो। ठीक है, पौधा ऐसे से लहराता रहता है ना, हवा चल रहा है, हम लहरा रहे हैं। कोई नहीं बोलेगा मैम हवा चलेगा तो आप उड़ जाएंगे, कौनो नहीं बोलेंगे, मार देव गोली क्यों नहीं बोली। ठीक है, थोड़े देर के लिए फॉर एग्जाम्पल हम पौधा है। अब पौधे में क्या क्या होता है, तो पौधे में जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होती हैं, फल होता है, फूल होता है ना। तो जड़ क्या होता है, मिट्टी के अंदर वाले भाग को जड़ कहते हैं, और मिट्टी से ऊपर वाले भागों को क्या कहा जाता, तना कहा जाता है। मिट्टी के ऊपर वाले भागों को क्या कहते हैं, तना कहते हैं। तना 3 प्रकार का होता है। कुछ पौधों में तना मिट्टी के अंदर पाया जाता है, उसको भूमिगत तना कहते हैं। ठीक है, भूमिगत तना 4 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आपका कंद, एक होता है आपका कंद हो गया प्रकंद, एक होता है सल्क कंद, और एक होता है घन कंद। ठीक है, ये आपको 4 एग्जाम्पल, 4 नाम याद रखना है। कंद का एग्जाम्पल है आलू। आलू एक नया पौधा कैसे बनाता है, तो आलू पर आंख मिलेगा। आलू पर आपको क्या मिलेगा बच्चा, आंख मिलेगा। वो आंख ही आगे चलकर एक नए आलू में बदल जाएगा। आप अपने घर में 1 किलो आलू लाना और उसको रख देना। ठीक है, उसको क्या करना, आप थोड़े समय के लिए रख देना, आपको दिखाई देगा कि आलू पर आंख आ गया, ऐसे ऐसे इस पर क्या आ गया, आंख। अब इसको जब मिट्टी में गाड़ दोगे ना तो एक नया आलू का पौधा बन जाएगा, इसी को कहते हैं कंद। क्या कहा जाता, तो कंद। तो कंद का एग्जाम्पल कौन होगा, आलू होगा। अब आगे बढ़ो, प्रकंद। प्रकंद का एग्जाम्पल आपको याद रखना है अदरक, हल्दी और केला। ठीक है, ये तीनों क्या है, प्रकंद के द्वारा एक नया पौधा बनाएंगे। सल्क कंद का एग्जाम्पल याद रखना, प्याज, लहसुन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। घनकंद का एग्जाम्पल अरबी, ये आपको नाम याद रखना है। ये हमारे क्या भूमिगत तना हो गए। अब बारी है अर्धवायवीय तना का। अर्धवायवीय तना का मतलब होता है बच्चा, आधा तना मिट्टी के अंदर और आधा तना बाहर। अर्धवायवीय तना भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अर्धवायवीय तना भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन सा, पहला है ऊपरी भूस्तारी, दूसरा है अंतःभूस्तारी, तीसरा है भूस्तारी,
और चौथा है भूस्तारिका। चौथा क्या है बच्चा? भूस्तारिका। भूस्तारिका, भूस्तारिका, ये 4 नाम याद रखना है। इन सब का एग्जाम्पल देते हैं। ऊपरी भूस्तारी के द्वारा कौन नया पौधा बनाता है? दूब घास, दूब घास। अंतः भूस्तारी के द्वारा पुदीना, ले ला पुदीना हो ले ला पुदीना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अंतः भूस्तारी के द्वारा पुदीना। भूस्तारी का एग्जाम्पल याद रखना है, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। और भूस्तारिका का जलकुंभी, जलकुंभी। देखो जैसे हमको याद है ना, आपको भी याद रखना है। निधि मैम कैसे याद रखेंगे? देखो ऊपरी भूस्तारी यानी ऊपर, छत के ऊपर क्या निकल जाता है? घास, तो घास से याद रखना है दूब घास। ठीक है, अंतः भूस्तारी, घर के अंदर क्या होता है? पुदीना, चटनी बनाने के लिए। ठीक है, भूस्तारी, लास्ट में री आ रहा है ना, री से याद रखना है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में भी री आता है। आगे आ जाओ, भूस्तारिका, का आ रहा है, क से याद रखना है जलकुंभी, जलकुंभी में भी क आ रहा है। इस तरह से आपको याद रखना है। इस तरह से बिटवा लोग आपको याद रखना है। मैम आपसे पर्सनल कैसे बात करें? ए बिटिया, हमसे तुम पर्सनल का बात करने वाली हो? है कहीं ऐसा तो नहीं ना हमको 1-2 लाख रुपए दान करने वाली हो? ए पंडित समझ के तो झोला पसार के आएंगे। ठीक है, 1-2 लाख लेने के लिए। पर्सनल बात हमसे कैसे करें? ठीक है, पर्सनल बात कैसे करें, सोचने दो, कुछ उपाय निकालते हैं पर्सनल बात कैसे किया जाए। ठीक है, 2 लड़कियां पर्सनल टॉक करने वाली हैं, इसके लिए कुछ अच्छा जुगाड़ तो करना पड़ेगा। आप लोग भी कमेंट में बताओ पर्सनल क्या बात हो सकता है। ठीक है, बाकी मैं प्राची कुछ जुगाड़ करती हूँ, आपको बताती हूँ कैसे बात कर सकती हो आप हमसे। आप कमेंट कर देना, ठीक है, मेरे क्लास के बाद कमेंट कर देना यही चीज, मैं वहां पर आपको रिप्लाई दे दूंगी कि आप मुझसे ऐसे अपना पर्सनल बात कर सकती हैं। ठीक है, ओके, अभी आगे की तरफ बढ़ो। ये हमारा तना है। अभी तना हमने कहा 3 प्रकार का, भूमिगत हो गया, अर्धवायवीय हो गया, तीसरा होता है वायवीय, पूरा का पूरा बाहर। ठीक है, वायवीय तना द्वारा कौन नया पौधा बनाएगा? ऊख, ईख लिखते हैं ना, ईख, थोड़ा ईख भी हटाओ, गन्ना लिख देना सीधे। ओ गन्ना ओ गन्ना ओ गन्ना ओ गन्ना, मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं अभी ट्रोल हो जाती अगर मैं ये गाना गा दी होती, तो मैं नहीं गाऊंगी। ठीक है, गलती से मेरे जुबान से निकल गया। ठीक है, मैं गाना नहीं गाऊंगी। चलो आज से मैं भोजपुरी गाना सुनना बंद करने वाली हूँ। एक दिन ये हमको बैन करवा देगा, यूट्यूब से निकलवा देगा, देख लेना। तना हमारा कंप्लीट हो चुका। हाँ, मैं तो थक गई यार। ठीक है, जड़ तना पत्ती करवा दिया, जड़ के द्वारा हो चुका, तना के द्वारा हो चुका, पत्ती के द्वारा हो चुका। ठीक है, ये हमने तीनों क्या कर दिया बच्चा? कंप्लीट कर दिया। अब आगे की तरफ, आगे आ जाओ। हाँ, अब हम लोग पढ़ने वाले अलैंगिक जनन का महत्व क्या है। ठीक है, जो जीव अलैंगिक जनन करता है, उससे पहले कृत्रिम कायिक जनन पढ़ लो। हमने कहा ना कायिक जनन 2 प्रकार का होता है। प्राकृतिक, जब पौधे अपने आप ही अपने कायिक भाग से नया पौधा बना दे तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्राकृतिक कहा जाता है। और कृत्रिम का मतलब जब मनुष्य हस्तक्षेप करके, ठीक है, अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करके एक पौधे से नया पौधा बनाता है, तो इसे कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन। इसे क्या कहा जाता है बच्चा? कृत्रिम कायिक जनन कहा जाता है। कृत्रिम कायिक जनन आपका कितने प्रकार का होता है? तो याद रखना, कृत्रिम कायिक जनन आपका 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला है दाब लगाना, कलम लगाना। सबसे पहला कलम लगाना, कलम लगाना, उसके बाद याद रखना दाब लगाना। ठीक है, तीसरा आपका रोपण विधि, रोपण विधि, और चौथा गुटी बांधना। ठीक है, इन चारों को समझाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। बांधना, इन चारों का। कलम लगाने का मतलब क्या होता है? जैसे देखो फॉर एग्जांपल, ठीक है, कलुआ के छत्ते पे गुलाब का फूल था, ठीक
ठीक है। कलुआ के छत्ते पर गुलाब का फूल था और आपको पता है कि निधि मैम है देख ली गुलाब का फूल। अब उनके अंदर की चुट्टिन जाग गई। वो कहा अच्छा कलुआ के छत्ते पे गुलाबी का फूल है, असली गुलाब मैं हूँ और फूल ओकरा छत्ते पर, हमरो छत्ते पे गुलाब का फूल होके के चाहिए। हम क्या किए, हम देवारी डाक कर सबसे पहले ओकरा छत पे पहुंचे। जैसे ही हम ओकरा छत पे पहुंचे ना, हम क्या किए, छत पे पहुंचते ही, ओकरे छत्ते पे पहुंचते ही उसके गुलाब के फूल का एगो टहनी काट लिए। एगो टहनी क्या किए, काट लिए और उस टहनी को लिया करके हम अपने गमला में लगा दिए। एक हफ्ता बाद उस गमला से जो जिस टहनी को काटे थे ना, और उसके छत्ते पर से ओकरे गुलाब के फूले में से ओहू में गुलाब का फूल निकल गया। इसी को कलम लगाना कहते हैं। कलम लगाने का मतलब है जब किसी पौधे के टहनी को काटा जाए, लेकिन याद रखना वही टहनी काटना है जिस पर अपस्थानिक कलिका मौजूद हो, कली होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखो जब किसी पौधे के टहनी को काट दिया जाए और उस टहनी को काट कर हम गमले में रोप देते हैं या मिट्टी में रोप देते हैं, तो थोड़े समय के बाद उससे एक नया पौधा निकल जाता है। इस विधि को कलम लगाना कहते हैं। अब दूसरे पर आ जाओ, दाब लगाना। दाब लगाना कैसे होगा, देखो ये हमारे पास एक पौधा है नींबू का, मान लो ये नींबू का पेड़ है, ये उसकी टहनी है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एगो और नींबू का पेड़ हो जाता जो डिट्टो इसकी तरह हो, ठीक है, जो डिट्टो क्या हो, इसकी तरह हो। तो हम क्या करेंगे, दम लगा के हैसा सबसे पहले टहनी को पकड़ के हम झूल जाएंगे, है ना, एकदम झूल जाएंगे, चिल्लाएंगे दम लगा के हैसा, दम लगा के हैसा, दम लगा के हैसा, ऐसे चिल्लाएंगे और एक बार में क्या होगा, टहनी नीचे। जैसे ही टहनी नीचे आ जाएगा, जैसे ही बच्चा टहनी क्या हुआ, नीचे आ गया, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, ये हमारा था और ये इसकी टहनी, इसको नीचे ला करके मिट्टी में गाड़ देंगे। इसको मिट्टी में क्या करेंगे, गाड़ देंगे। थोड़े समय के बाद जो मिट्टी में गाड़े थे ना, वहां से जड़ें निकल आएंगी। वहां से क्या होगा, जड़ें निकल आएंगी और जब जड़ निकल जाएगा तो इसको काट करके अलग कर देंगे। अब देखो एक पौधा तो ये हो गया, दूसरा का पौधा ये हो गया। अब हमारे पास कैसे हो गए, दो दो पौधे हो गए। अब हमारे पास दो दो पौधे हो गए, इसको कहते हैं दाब विधि। इसको क्या कहते हैं बच्चा, दाब विधि। जब हम किसी भी पौधे के टहनी को मिट्टी में दबा करके लगा देते हैं और थोड़े समय के बाद उससे जड़ें निकल जाती हैं, तो हम उसको अलग कर देते हैं। इस विधि को दाब विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता, दाब विधि कहा जाता है। तीसरी विधि की बात करेंगे। तीसरी विधि था रोपड़ विधि। हमारे पास दो गो पेड़ है, हमारे पास क्या है, दो गो पेड़ है भैया। एगो पेड़ में 1000 आम उगता है, लेकिन भैया ये 2 साल में मरने वाला है। और यहीं पर दूसर का पेड़ है, दूसर का पेड़ भैया बस 10 आम देता है, लेकिन ये 100 साल अभी जिएगा, 100 साल अभी जिएगा। अब इन दोनों को मिला दो, जैसे आप लोग देखते हो लाल और सफेद रंग को मिलाओगे तो गुलाबी मिलेगा ना, वैसे ही अच्छे और खराब पेड़ को मिला करके हम बेहतरीन पेड़ बना सकते हैं। इसको रोपड़ विधि कहते हैं। रोपड़ विधि में क्या होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक अच्छा पेड़ और एक खराब पेड़। अच्छा पेड़ का मतलब जिसमें उत्पादन तो ज्यादा है लेकिन इसका जीवन काल कम है। खराब पेड़ कहने का मतलब है जिसका जीवन काल अधिक है लेकिन उत्पाद बहुत कम बनाता है। इन दोनों को जोड़ करके क्या करना बच्चा, एक नया पेड़ बना देना। इसे ही हम कहते हैं रोपड़ विधि। इसी को क्या कहते हैं, रोपड़ विधि कहते हैं। मेरी क्लासेस सुबह 9 बजे आपको मिलेगा, सुबह 9 बजे, ठीक है। कौन कौन मैम की क्लास के वजह से स्कूल नहीं गया, हे भगवान, मेरी क्लासेस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने मेरे लिए स्कूल छोड़ दिया। प्रभु, मतलब आप लोग इतना प्यार करते हो अपनी मैम से, अपनी दीदू से, ठीक है। धन्यवाद आपके इस असीम प्रेम के लिए, ठीक है। हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे, लेकिन हम आपको बिल्कुल ये नहीं बोलेंगे कि आप मेरे वजह से अपना स्कूल छोड़ो। आप स्कूल जाओ, पढ़ो, आ करके मेरी क्लासेस देख लेना, ठीक है। मेरे पास स्टूडियो नहीं है, हमको सुबह में स्टूडियो मिलता है बच्चा, इसलिए सुबह में क्लासेस ले रहे हैं। जिस दिन अपना खुद का स्टूडियो लगवा लेंगे उस दिन हम शाम को क्लासेस लेंगे, ठीक है। शाम का आप लोगों का फिक्स कर देंगे, फिर आपको मेरे लिए स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए, है ना।
आ जाओ अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। रोपड़ विधि हमारा खत्म हो चुका, अब बारी है गुटी बांधना। गुटी बांधना इस विधि में क्या कहा जाता है? इस विधि में हम क्या करेंगे, देखो ये विधि होता है पुराने पेड़ों में, ऐसा पेड़ जिनको काटा नहीं जा सकता, जिनको दबाया नहीं जा सकता, उन पेड़ों में हम कौन सी विधि अपनाते हैं? गुटी बांधना। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले पेड़ की टहनी को छिल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? पेड़ की टहनी को छिल लेंगे और छिल करके इस पर गोबर का लेप लगा देंगे। गोबर का लेप लगाने के बाद इसको कपड़े से बांध देंगे और इसके ऊपर एक घड़ा बांध देंगे जिससे हर वक्त पानी निकलता रहे, जिससे थोड़ा थोड़ा क्या हो, पानी निकलता रहे। कुछ हफ्तों बाद आपको देखने को मिलेगा कि जिसको आपने छिला था, जिस पर आपने गोबर लेपा था, जिसको कपड़े से बांधा था, उसमें से क्या हो गया? जड़ें निकल आया है। और जब जड़ें निकल आएंगी तो आप इसको काट करके मिट्टी में रोप दोगे और आपका एक नया पेड़ तैयार हो जाएगा। अलैंगिक कायिक जनन की इस विधि को गुटी बांधना कहते हैं। बताओ समझ में आया, हाँ या ना? फटाफट से बताओ, क्या यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गया? मैम मुझे यह सब विधि पता है। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, कायिक जनन हमने क्या किया? कंप्लीट। अलैंगिक जनन खत्म हो चुका, कायिक जनन खत्म हो चुका। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे पढ़ेंगे अलैंगिक जनन का महत्व। जो जीव अलैंगिक जनन कर रहा है, ऐसे जीव जो अलैंगिक जनन कर रहे हैं, उनको क्या फायदा होगा? ठीक है, उनको फायदा क्या होगा? तो देखो अलैंगिक जनन में जो बच्चा बनता है वो अपने जनक के एकदम समान होता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है, क्लोन का मतलब क्या है? क्लोन का मतलब ऐसे संतान जो अपने जनक से आनुवांशिकी और आकारिकी दोनों रूपों में सेम हो। कई बार होता है जब बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में, जैसे ही बच्चा होता है रिश्तेदार देखते कहते ना, और एकर नकवा तो एकर माई पर गईल ह, अरे एकर अखिया तो एकदम में एकर बाऊ पे गईल ह, अरे देखत हुआ कैसे हंसत था, अपने फुआ नियन हंसत था। ऐसे लोग बोल देते हैं ना जी, यही क्लोन कहलाता है। क्लोन का मतलब है ऐसा बच्चा जो डिट्टो सेम है, जो डिट्टो किसकी तरह? अपने जनक, अपने माता या अपने पिता से जो सेम टू सेम होगा, गुण में भी, लक्षण में भी, दिखने में भी। ऐसे बच्चों को हम क्लोन कहते हैं। और क्लोन बच्चा कौन उत्पन्न करेगा? जो अलैंगिक जनन करेगा। जो कौन सा जनन? जो भी जीव अलैंगिक जनन करेगा उसमें होने वाले संतान कैसे होंगे? क्लोन होंगे। क्लोन का मतलब ऐसी संतान जो आनुवांशिकी और आकारिकी दोनों रूपों में अपने जनक के समान होगा, हम उन्हें क्लोन कहते हैं। अब देखो क्लोन तो समझ में आ गया। अलैंगिक जनन में नया लक्षण उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, नया लक्षण देखने को नहीं मिलेगा। जो लक्षण माता पिता के पास है वही सेम लक्षण आपको बच्चे में मिलेगा। ठीक है, डिट्टो सेम, कुछ नया नहीं। अगर सोच रहे हो कि कुछ नया मिलेगा तो बिल्कुल नहीं, सेम टू सेम मिलेगा, सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है, यह जनन की सबसे सरल विधि होती है जो कम समय में पूर्ण हो जाता है। यह भी हमने करा दिया। अलैंगिक जनन बहुत जल्दी होता है। ठीक है, बहुत ही कम समय में यह अधिक संतान उत्पन्न कर देता है। यह आपको याद रखना है। मैम आपका चलो ठीक है, हटाओ, पढ़वे नहीं करेंगे तुम लोगों का कमेंट। आलतू फालतू कमेंट हम पढ़ने वाले ही नहीं। तुम लोग पहले लिखते हो, फिर हमसे पढ़वाते हो, फिर हमसे रिप्लाई करवाते हो, फिर क्लिप काटते हो, ट्रोल करवाते हो। भैया ना हम कमेंट पढ़ेंगे ना तुम लोगों को क्लिप काटने देंगे। अब तुम लोगों को कंटेंट ही नहीं देंगे कि तुम लोग क्लिप काट सको। ठीक है, ठीक है, चलो आगे की तरफ। अब हम स्टार्ट करेंगे लैंगिक जनन। हमने कहा जनन, भैया जनन का मतलब है अपने समान संतान उत्पन्न करना। जनन का मतलब अपने समान संतान। काहे स्वाहा स्वाहा लिख रहे हो जी? बेटा अभी तुम लोग हमको जानते नहीं हो, ऐसा करेंगे जादू तो ना सबका गायब हो जाएगा बाबू सोना, है ना। हमको अभी जानते नहीं हो तुम लोग, हमको कूल आता है। ठीक है, सारा का सारा जादू टोना टोटका कूल आता है हमको, तो हमसे पंगा नहीं लेने का। पढ़ा रहे हैं अंदर कमेंट में भैया रंगदारी और बाबू सोना वाले बातें नहीं करना है, इस पर फोकस करो। जनन कितने प्रकार का होता है ये बताओ, जल्दी बताओ। जनन कितने प्रकार का होता है? मेरा आवाज जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? लैंगिक और अलैंगिक। जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और
अलैंगिक, ये आपको याद रखना है। अलैंगिक का मतलब क्या होता है? अलैंगिक का मैम कर दीजिए, जो लिख रहा है ना बाबू सोना को गायब करो, 100% उसका बाबू सोना तो है नहीं है, और बेचारे लैला मजनू से जल रहे हैं। काहे गायब करे जी? लैला मजनुओं के वजह से तो हमारी क्लास का व्यूज बढ़ता है। ये सब बतियाने ही सही कम से कम हमारे क्लासवा में तो आते हैं। नहीं गायब करेंगे जी, हम तुम लोगों के साथ है, ठीक है? बस तुम लोग क्लास में आओ और खुद अकेले मत आओ, अपने बाबू को भी लेकर आओ, कम से कम व्यूज तो बढ़ेगा ना जी हमारा, ठीक है? तो हम कौनो जादू टोना नहीं करने वाले, ठीक है? चलो, यही बात पे सारे के सारे बाबू सोना वाले लाइक करो तो जरा देखे कितने बाबू सोना हमारे क्लास में है। जल्दी जल्दी सारे लोग लाइक कर दो, जल्दी जल्दी लाइक करो यार। हाँ जी मैम, जी गुरु माता, वाह वाह बेटा वाह। ठीक है, दो प्रकार के होते, कौन कौन सा? लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक हमने पढ़ा दिया, यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले यहाँ पे लिख देते हैं। जनन का मतलब क्या होता है? अपने समान, अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए, अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए, अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए, चलाने के लिए अपने समान संतान को उत्पन्न करना, अपने समान संतान को, ठीक है, अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए अपने समान संतान को उत्पन्न करना, उत्पन्न करना जनन कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। पहला अलैंगिक, जो हमने पढ़ा दिया। अलैंगिक का मतलब जब एक ही जनक से संतान बन जाए तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ये किसमें होता है? निम्न कोटि के जीवों में। अब दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब है जब दो लोग मिलकर संतान बनाए। ठीक है, लैंगिक का मतलब क्या है? यदि संतान की उत्पत्ति दो जनकों से मिलकर, और दोनों जनक कैसे होने चाहिए? विपरीत लिंग वाले, यानी एक नर तो दूसरा कैसा होना चाहिए? मादा। ये चीज आपको याद रखना है। जब आपका संतान का निर्माण दो विपरीत लिंग वाले जनक मिलकर करते हैं तो जनन की इस विधि को लैंगिक जनन कहा जाता है। इसमें जो बच्चा बनेगा वो क्लोन नहीं होगा, ये भी याद रखना। इसमें बनने वाला संतान क्लोन नहीं होता, यानी जो बच्चा बनेगा वो माता पिता के समान नहीं होगा, डिट्टो सेम नहीं होगा। ठीक है, वो क्या करेगा? विविधता उत्पन्न करेगा, माता पिता से क्या अलग दिखाई देगा। ठीक है, डिट्टो सेम नहीं होगा। अब सवाल कैसे बच्चा बनता है? देखो, सबसे पहले इसमें एक लड़का और एक लड़की। ठीक है, हमने कहा ना विपरीत लिंग वाले। ठीक है, हमने क्या बोला? समझ में आया कि नहीं? लैंगिक जनन का मतलब जनन की वह विधि जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक मिलकर संतान बनाते हैं। इसमें एक नर और एक मादा चाहिए, दोनों के शरीर में युग्मक बनना चाहिए। नर के शरीर में नर युग्मक बनता है जिसको शुक्राणु कहते हैं, मादा के शरीर में मादा युग्मक बनता है जिसे अंडाणु कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो हमारा क्या बनेगा? युग्मनज, और युग्मनज आगे चलकर क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा। यही हमारा लैंगिक जनन है। यही हमारा क्या है बच्चा? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के बारे में क्या क्या चीजें आपको याद रखना है? देखो पहले, ठीक है, सबसे पहला चीज, यह आवाज आ रहा है ना? मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ जी, आ रहा। ठीक है, यह जटिल विधि है। एक चीज याद रखना, ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। यह जटिल विधि है जनन की। दूसरा, इसमें दो जनक भाग लेते हैं, इसमें दो जनक भाग लेते हैं। आगे, इसमें संतान उत्पन्न करने में अधिक समय लगता है। इसमें संतान उत्पन्न करने में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। ठीक है, इसमें संतान क्लोन नहीं होते, इसमें संतान क्लोन नहीं होते। क्लोन का मतलब डिट्टो सेम नहीं होते। ठीक है, क्लोन नहीं होते।
संतान विविधता उत्पन्न करते हैं, संतान विविधता उत्पन्न करते हैं। आगे, यह उच्च कोटि के जीवों में होता है, यह उच्च कोटि के जीवों में होता है। ठीक है, आगे, यह उच्च कोटि के जीवों में होता है। और आगे क्या लिखना, हाँ, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, युग्मक अगर बनेगा तो निषेचन होगा, निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, और क्या पॉइंट याद रखना है लैंगिक जनन के बारे में? दो जनक भाग लेते हैं, हो गया। जटिल विधि, ये हो गया। उच्च कोटि के जीवों में होता, हो गया। ठीक है, इसमें युग्मक आपस में मिलकर, इसमें युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें अर्धसूत्री एवं समसूत्री दोनों विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री एवं समसूत्री, इसमें अर्धसूत्री एवं समसूत्री दोनों विभाजन होता है, दोनों विभाजन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इतने पॉइंट्स बच्चा आपको याद रखना है। बोलो, हो जाएगा? है ना? जल्दी जल्दी बताओ, क्या यहां तक सबको क्लियर है? जी मैम जी, ठीक है, ओके, चलो यहां तक सभी को क्लियर है, सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते, लैंगिक जनन के बारे में इतनी चीजें याद रखना। अब सवाल, लैंगिक जनन कैसे होता है? ठीक है, आखिर दो लोग मिलकर कैसे संतान बनाएंगे? सबसे पहले इसमें दो लोग चाहिए, एक हमको लड़का जिसका नाम है कलुआ, और एक हमको लड़की, चोटिया बना देते हैं, ठीक है, इसका नाम है कलुई। ठीक है, कलुआ के शरीर में शुक्राणु बनेगा जिसको नर युग्मक कहते हैं, कलुई के शरीर में मादा युग्मक बनेगा जिसे अंडाणु कहते हैं, और शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? युग्मनज। जैसे 1 रुपया और 1 रुपया मिलता है तो क्या कितना होता है? आप कहोगे 2 रुपया। वैसे ही शुक्राणु हमारा युग्मक है, युग्मक हमेशा अगुणित होता है, यानी एक केंद्रक होगा। अंडाणु कैसा होगा? अगुणित होगा, एक केंद्रक होगा। दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? युग्मनज। युग्मनज कैसी संरचना होती है? द्विगुणित होती है। ठीक है, n और n मिलकर क्या बनाएगा? 2n बनाएगा, और युग्मनज आगे चलकर अपने अंदर खूब सारा विभाजन करेगा और भ्रूण बनाएगा, और भ्रूण आगे चल करके एक बच्चे में बदल जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, नर और मादा के शरीर में युग्मक बनेगा, युग्मक आपस में मिलकर द्विगुणित संरचना बनाएंगे, उस द्विगुणित संरचना को युग्मनज कहेंगे। युग्मनज अपने अंदर बार बार कोशिका का विभाजन करेगा, और विभाजन करके किसका निर्माण करेगा? भ्रूण का निर्माण करेगा। ये पूरी प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, दो लोगों का, जब विपरीत लिंग वाले दो लोग मिलकर संतान बनाते हैं तो जनन की इस विधि को लैंगिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन में 3 घटनाएं, लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती हैं। अब घटनाएं समझ में आया? यानी कैसे एक जीव लैंगिक जनन करेगा? सबसे पहले निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना, दूसरा निषेचन, और तीसरा निषेचन पश्च घटना। ठीक है, कई बार परीक्षा में आता है कि लैंगिक जनन की घटनाओं को समझाइए। घटना का मतलब जो जीव लैंगिक जनन करते हैं उनमें संतान कैसे बनता है। तो देखो, सबसे पहले निषेचन से पहले, निषेचन का मतलब होता है नर और मादा युग्मक के मिलने से पहले। मेरे दोस्त, शादी है ना, आप देखो बच्चा कैसे बनेगा? जब ब्याह होगा, ब्याह के बाद है ना संतान होता है जी। तो उसी तरीके से याद रखना है कि सबसे पहले लड़का और लड़की पैदा होंगे, फिर दोनों बड़े होंगे, बड़े
होने के बाद दोनों को एक दूसरे के पास लाया जाएगा, दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे, फिर उनका बियाह कराया जाएगा और बियाह होने के बाद संतान होगा। ये हमारे रियल लाइफ में यूपी बिहार में देखो भैया ऐसा ही होता है ना। हम लोग जो गांव वाले लोग हैं, हमारे यहाँ भैया ऐसे होता है, सबसे पहले लड़का लड़की बड़े होंगे, फिर दोनों का मुंह दिखाई कराया जाएगा, बरच्छा होगा, फिर बियाह होगा, फिर बच्चा होगा, है ना। अभी तक में हम लोग पुराने सोच वाले जो बोल लो, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। और हमारा लैंगिक जनन भी ऐसे ही होगा। लैंगिक जनन में सबसे पहले निषेचन से पहले दो चीजें होंगी, युग्मक जनन यानी लड़का के शरीर में नर युग्मक और लड़की के शरीर में मादा युग्मक बनेगा, तो युग्मक का बनना युग्मक जनन कहलाता है। जब युग्मक बन जाएगा तो उन दोनों को एक दूसरे के पास लाया जाएगा, और युग्मकों को एक दूसरे के पास लाना, इसको कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो दोनों क्या होंगे, मिल जाएंगे, और नर और मादा युग्मक का संलयन, इसी को निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आंतरिक, कुछ लोगों में, कुछ जीवों में शरीर के अंदर नर और मादा युग्मक मिलते हैं, जिसको आंतरिक निषेचन कहेंगे, और कुछ जीवों में शरीर के बाहर निषेचन होता है, उसको बाह्य निषेचन कहा जाता है। जब निषेचन हो जाएगा, नर और मादा युग्मक मिल जाएंगे, तो उसके बाद होने वाली घटनाओं को निषेचन पश्च घटना कहते हैं। निषेचन के बाद दो चीजें होती हैं, क्या क्या, पहला युग्मनज का निर्माण होगा। ठीक है, नर और मादा युग्मक मिलकर एक द्विगुणित संरचना बनाते हैं, जिसको युग्मनज कहेंगे। फिर युग्मनज अपने अंदर बार बार विभाजन करके भ्रूण का निर्माण करेगा, इस प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, लैंगिक जनन की घटनाएं हैं। ये क्या कहलाता है, लैंगिक जनन की घटनाएं कहलाता है। ये सभी बच्चों को याद रखना है। निषेचन से पहले होने वाली घटना को निषेचन पूर्व घटना, और निषेचन के बाद होने वाली घटना को निषेचन पश्च घटना कहते हैं। निषेचन से पहले क्या होगा, नर के शरीर में नर युग्मक यानी शुक्राणु बनेगा, मादा के शरीर में मादा युग्मक यानी अंडाणु बनेगा। जब दोनों के शरीर में युग्मक बन जाएंगे तो दोनों युग्मकों को एक दूसरे के पास लाया जाएगा, इस प्रक्रिया को युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। जब दोनों युग्मक एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो वो क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। नर और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। कुछ जीवों में नर और मादा युग्मक शरीर के अंदर मिलते हैं, इसको आंतरिक निषेचन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल याद रखना, मनुष्य और जितने भी स्तनधारी जानवर हैं, मनुष्य और स्तनधारी जानवर, उन सब में क्या होता है, शरीर के अंदर नर और मादा युग्मक मिलते हैं। बाह्य निषेचन क्या होता है बच्चा, जब शरीर के बाहर निषेचन हो, जैसे मेढक में और मछली में। ठीक है, इन सब में क्या होता है, शरीर के बाहर निषेचन होता है। ये पानी में अपने युग्मकों को छोड़ देते हैं और दोनों आकर के क्या करेंगे, मिलेंगे। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। ठीक है, पूजा तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करती हो, राहुल पूछ रहा है। ए राहुल बेटा, बिजली का सप्लाई और लड़की का रिप्लाई कब आना बंद हो जाए, इसका कौनो गारंटी नहीं है। ये हम बार बार बोलते हैं, लेकिन घोचू तुमको समझ नहीं आ रहा है ना। वो नहीं देगी रिप्लाई, पूजा रिप्लाई, पूजवा बदल गई, है ना, वो गाना सुने हो ना। तो भैया पूजा अब तुमको रिप्लाई नहीं देगी। राहुल बेटा देवदास बन जाओ, ठीक है, वरना कॉपी पेन उठा करके निधि मैम जो लिखवा रही है चुपचाप से लिख लो। बेवकूफ कहीं का, लिखवा रहे हैं, पूजा रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। ठीक है, यहाँ तक बताओ सबको समझ में आ गया? क्या यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई? आ गई। अब आगे की तरफ बढ़ो। ठीक है, लैंगिक जनन की घटनाएं हो चुकी। एक और चीज याद रखना, लैंगिक जनन की अवस्थाएं। लैंगिक जनन की अवस्थाएं, घटना अलग है, अवस्था अलग है। ठीक है, अवस्थाएं पढ़ लो। अवस्थाएं का मतलब क्या है कि एक कोई जीव है जो लैंगिक जनन करता है, वो किस किस अवस्था से गुजरता है। पैदा हुए, पैदा होने के बाद जवान हुए, जवान के बाद क्या होगा, बुढ़ा जाओगे, ये ना होता है जी। हम अपने जीवन काल में 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। ठीक है, हम अपने जीवन काल में 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। पहला भैया क्या है आपका, जब आपका शरीर जनन के लिए तैयार हो रहा हो। ठीक है, हमारे शरीर का वो अवस्था जब हमारा शरीर जनन के लिए तैयार हो रहा हो, उसे कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था। ठीक है,
दूसरा होता है जब हमारा शरीर बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो चुका, जब हम संतान उत्पन्न कर सकते हैं, इसे कहते हैं प्रजनन अवस्था, प्रजनन अवस्था। और तीसरा, जब हमारे अंदर से जनन करने की क्षमता खत्म हो चुकी, इस अवस्था को कहते हैं जीवाणु अवस्था, जीवाणु अवस्था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जितने भी जीव हैं जो लैंगिक जनन करते हैं वो अपने पूरे जीवन काल में 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं, ठीक है। तो वो अवस्था जब किसी जीव का शरीर तैयार हो रहा हो, जैसे 8 साल 9 साल का बच्चा पैदा नहीं ना कर सकता, उसका शरीर अभी क्या हो रहा, तैयार हो रहा, ठीक है। दूसरा है प्रजनन अवस्था, वो समय जब उसका शरीर तैयार हो चुका, ठीक है, उसे कहते हैं प्रजनन अवस्था। और तीसरा होता है वो समय जब वो अब बच्चा पैदा नहीं कर सकता, जैसे लड़कियां 45 वर्ष के बाद संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, क्यों, उसी अवस्था को कहते हैं जीवाणु अवस्था, जब उनकी प्रजनन क्षमता खत्म हो चुकी, ठीक है। जब प्रजनन क्षमता बन रहा हो तो उसे कहते हैं किशोरावस्था, जब हम प्रजनन कर सकते हो तो उसे कहते हैं प्रजनन अवस्था, और जब हमारे शरीर से जनन करने की क्षमता खत्म हो चुकी हो तो उसे कहते हैं जीवाणु अवस्था या वृद्धावस्था। जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है, जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो। अरे मत पूछो, पता है पहले के समय में है, हम आप खुद देखो, आज से कई साल पहले हमारे जो पूर्वज थे, हमारी जो लड़कियां थी वो रोती थी कि हमारा बाल विवाह कराया गया, ठीक है। पहले के समय में माँ बाप लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, लड़कों को पढ़ाते नहीं थे, जैसे ही वो 14 साल 15 साल के होते थे उनका शादी करा दिया जाता था। लड़कियों को कहा जाता था तुम अब घर संभालो, और लड़के को कहा जाता था कि अब तुम क्या करो, नौकरी करो, ठीक है। तो उसको गलत समय बोला जाता था, उसके खिलाफ कितने सारे आंदोलन किए गए, कितना सारा आपके लोग मारे गए उन चीजों को रोकने के लिए, कितने लोगों ने आवाज उठाया कि इसको बंद करना चाहिए, बाल विवाह को खत्म करना चाहिए, ठीक है। तो वो समय अब वापस आ चुका, बस फर्क क्या है, पहले के लड़के लड़कियों को जबरदस्ती शादी कराया जाता था, और आज के लड़का लड़की भैया जैसे ही 14 साल 15 साल के हो रहे हैं, पता नहीं उनके अंदर बियाह करने का कौन सा कंछट्टी जाग जा रहा है, खुलबुल्ली मच जा रहा है कि 14 साल 15 साल के हो नहीं रहे, बियाह करके बैठ जा रहे। हम तो इंस्टाग्राम पे ऐसे कितने वीडियो देखे हैं जहां पर भैया छोटा छोटे बच्चे हैं जिनका अभी क ख ग घ पढ़ने का उम्र है, वो बियाह कर चुके हैं, वो शादी कर चुके हैं, और उनको आज के समय में निब्बा और निब्बी कहा जाता है। तो प्रभु है हमारा, वो जो पुराना समय जा चुका है ना, वो वापस आ चुका है, फिर से वो समय आ चुका है। पहले के समय में इसको बंद कराने के लिए आंदोलन किया गया था, आज के समय में इसको बंद कराने के लिए आंदोलन कैसे किया जाए, क्योंकि जेनजी का सरकार चलेगा, है ना, जेनजी पावर में है। आजकल लोग भैया इंस्टाग्राम को पावर मानते हैं, इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स है तो आप पावरफुल हो, फॉलोअर नहीं है तो आप पावरफुल नहीं हो, ठीक है। भैया कौन दुनिया कौन जमाने में हम आ चुके हैं, समझे में नहीं आ रहा। तुम लोग मत करना जी, है तुम लोग अभी बियाह मत करना, अभी तुम्हारी मैडम पढ़ी हुई है, और तुम लोग है अपने अंदर खुलबुल्ली मत मचाना, पहले पढ़ लो, है माँ बाप का नाम रोशन कर लो, खुद को इस काबिल बना लो कि तुम जिसको लाओगे तुम उसका खर्चा उठा सकते हो, तुम उसको एक अच्छी जिंदगी दे सकते हो, तब ही तुम बियाह करने के बारे में सोचना, वरना मत करना बियाह भैया, ठीक है। जो खाए उहो पछताए, जो ना खाए उहो पछताए, वो कहावत है ना, ठीक है। जेकर बियाह नहीं हुआ है वो रो रहा है, ठीक है, और जिसका हो गया है वो रो रहा है, दोनों रो रहे हैं। तो अब तुम सोच लो तुमको कैसे रोना है, बियाह करके या बिना बियाह करके, ठीक है। यहाँ बताओ लैंगिक जनन की अवस्थाएं समझ में आ गया, आ गया, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक में नहीं होगा, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, ये हमने करा दिया पूरा का पूरा। हाँ, अब एक चीज और याद रखना, एक लिंगी और द्विलिंगी जीव, जीव हमारे 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक लिंगी, एक लिंगी का मतलब होता है ऐसे जीव जिसमें नर और मादा में से, ठीक है, ऐसे जीव जिसमें नर और मादा में से केवल एक लिंग पाया, केवल एक लिंग उपस्थित होगा, ठीक है। ऐसे जीव जिसमें नर और मादा में से केवल एक लिंग उपस्थित होगा, उसे क्या कहते हैं बच्चा,
एक लिंगी कहते हैं। उसे क्या कहा जाता? एक लिंगी कहा जाता। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक लिंगी, ठीक है। अगला आ जाओ, उभयलिंगी। एक लिंगी जैसे हम लोग, ठीक है। हम लोग या तो लड़का होंगे या तो लड़की होंगे, ठीक है। हम लोग यही होंगे ना, कुत्ता हटाओ, बिलार बिलरी बोलते हैं ना, ठीक है। गाय भैंस ऐसे आपका होता है, उसी तरह से याद रखना। एक लिंगी का मतलब जो या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा, या तो उसके अंदर नर भाग होगा या तो उसके अंदर मादा भाग होगा। दोनों में से अगर कोई एक प्रेजेंट होगा तो हम उसे कहेंगे एक लिंगी। अब दूसरा क्या है? दूसरा है उभयलिंगी, ठीक है, जिसको द्विलिंगी भी कहते हैं। द्विलिंगी का मतलब होता है ऐसा जीव जिसमें नर और मादा दोनों के दोनों अंग उपस्थित होंगे। ऐसे जीव जिसमें नर भाग भी होगा और मादा भाग भी होगा, जिसमें दोनों भाग पाए जाएंगे, हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। हम उन्हें उभयलिंगी या द्विलिंगी के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है। उभयलिंगी का एग्जाम्पल गुड़हल, गुलाब, सरसों, टमाटर। पौधे में ये याद रखना, और जंतु में केचुआ, जोक, सीताकृमि। ये आपके क्या होते हैं? द्विलिंगी या उभयलिंगी के एग्जाम्पल होते हैं। इनमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। इनमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। ये आपको बच्चा याद रखना है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। ये हमारा कंप्लीट हो चुका, उभयलिंगी हो गया, ठीक है। ये सारा चीजें हमने पढ़ा दिया। युग्मक स्थानांतर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लैंगिक जनन का महत्व, ठीक है। जो जीव लैंगिक जनन करते हैं क्या फायदा है? क्या फायदा है दो लोगों का मिलकर संतान बनाने का? तो जब दो लोग मिलकर संतान बनाएंगे ना, तो जो बच्चा बनेगा वो नए लक्षण के साथ उत्पन्न होगा, ठीक है। तो जब लैंगिक जनन किया जाता है तो इससे क्या होता है? विविधता आता है और नए जीवों का विकास होता है। तो क्वेश्चन आएगा, लैंगिक जनन करने के क्या फायदे हैं? तो जब कोई जीव लैंगिक जनन करता है तो इसमें सबसे पहला फायदा विविधता उत्पन्न होगा, और दूसरा नए जीवों का विकास होगा। दूसरा क्या बच्चा? नए जीवों का विकास होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे की तरफ, जनन करने का क्या महत्व है? हम क्यों बच्चा पैदा करें, चाहे लैंगिक और अलैंगिक? भैया हमको नहीं करना, हमको संतान उत्पन्न नहीं करना, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको भैया बच्चा चाहिए नहीं करिए। तो देखो, संतान तो उत्पन्न करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संतान उत्पन्न करोगे तो उससे आपकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। आप जैसे जीव उत्पन्न होंगे, धरती पर विविधता बनी रहेगी और एक नए लक्षण वाला जीव उत्पन्न हो पाएगा। इसलिए जनन करना आवश्यक है। इसलिए क्या करना? जनन करना आवश्यक है। मैम आपकी एज क्या है? बच्चा आज तक कभी परीक्षा में नहीं पूछा है कि निधि मैम का एज क्या है। 4 ऑप्शन दे दे। ऑप्शन ए 20, 22, 23, 24। आज तक कब परीक्षा में नहीं आया। अगर कौनो साल आ जाएगा ना तो तुम बताना, हम पढ़ाना बंद कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछो जो परीक्षा में आए, वो मत पूछो जो परीक्षा में आईबे ना करे। हमारा एज थोड़े ना आएगा जी, है, ठीक है। अब ये आपका कंप्लीट हो चुका। इस चार्ट को याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछता है किसके अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, उसके युग्मकों में 23 गुणसूत्र होता है, ठीक है। घरेलू मक्खी के अंदर 12 गुणसूत्र होता है, उसके युग्मक में 6। युग्मक में हमेशा आधा जाएगा। आपके अंदर अगर 46 है तो आपके युग्मक में कितना होगा? आधा, यानी 23। ये चीज आपको याद रखना है। हमारे शरीर में जो युग्मक बनता है उसमें आधा गुणसूत्र जाता है, ठीक है। तो सबका चार्ट हमने बनाया है। सबसे अधिक किसका है? तितली में 380 होता है, उसके अंदर जो युग्मक बनता है उसमें 190 होते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट आपको याद रखना है। कुत्ता के अंदर 78 होता है गुणसूत्र और उसके युग्मक में 39, ठीक है। हमको 78 को क्या कहते हैं हिंदी में ये याद नहीं था, इसलिए हमने 78 बोला, ठीक है। फल मक्खी में 8 होता है, उसके युग्मक में 4 होता है गुणसूत्र, ठीक है। धान में 24 गुणसूत्र होता है, उसके युग्मक में 12 गुणसूत्र होता है। तो लैंगिक जनन में क्या? लैंगिक जनन का मतलब क्या है? जब युग्मक आपस में मिलकर संतान बनाए। जब दो युग्मक, नर और मादा युग्मक मिलकर संतान बनाते हैं तो जनन की इस विधि को ही लैंगिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता? लैंगिक जनन कहा जाता है। और इस तरह से आपका ये आज का
चैप्टर नंबर 1 का 1 शॉट कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने आज की क्लास में चैप्टर 1 का 1 शॉट कंप्लीट कर दिया। चैप्टर 1 में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपने पूरा एंड तक पढ़ा है तो अब चैप्टर 1 का सारा डाउट खत्म हो चुका होगा और सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो जरा बता रहे हैं, जरा आप लोग बताइए आज का क्लास कैसा लगा। मेरा आवाज जा चुका, ठीक है, हमको पता है। चलो कोई बात नहीं, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल निधि मैम साइंस, ठीक है, ध्यान से देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां से आप क्या करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पीडीएफ ले लेना। ठीक है, पीडीएफ ले लेना। शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे 10th की क्लासेस है जहां पर हम आपका भी 1 शॉट लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब से 10th और 12th दोनों का 1 शॉट चलेगा। नवंबर में पूरा का पूरा चैप्टर 1 शॉट के द्वारा हम कंप्लीट कर देंगे। तो हर एक बच्चा जुड़े रहो निधि मैम साइंस इस चैनल से और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो। उन लोगों को कहो कि भैया तुम जहां पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, हम मना नहीं कर रहे कि आप सिर्फ हमसे पढ़ो, कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर एक टीचर होते तो हम ये कहते कि आप सिर्फ हमसे पढ़ो, दूसरे चैनल पे मत जाओ। लेकिन हमने कहा ना, हम आपकी बहन है और आपकी बहन कह रही आप जिस चैनल से पढ़ रहे हो आप पढ़ते रहो, लेकिन हाँ बायो की क्लासेस जब हम करवाते हैं तो आप आ जाओ। ठीक है, कुछ नहीं ना तो आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे, ये हम आपसे वादा कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग क्लासेस में आइए। कल चैप्टर नंबर 2 का 1 शॉट कराएंगे, तो सभी लोग सुबह 9 बजे चैप्टर नंबर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के लिए तैयार रहिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, निधि मैम की क्लासेस में आते रहो, प्यारा प्यारा कमेंट करना। अगर 100 कमेंट हमको हो जाएंगे कि हाँ जी मैम हम तैयार हैं कल सुबह 9 बजे चैप्टर 2 के 1 शॉट के लिए, तो ही हम कल आपका चैप्टर 2 का 1 शॉट लाएंगे, वरना नहीं लाएंगे। अगर चाहते हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में उतर जाना। हर एक बच्चा कमेंट करके लिखेगा कि मैम चैप्टर 1 का 1 शॉट बढ़िया था, अब कल चैप्टर 2 का लेकर आइए। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा, उनको कहिएगा उनकी एक बेटी कहां पर इस चैनल पे पढ़ा रही है। ठीक है, तो निधि मैम के अंदाज में, ठीक है, चश्मा लगा के, भैया कोई गाना नहीं गाएगा कि चश्मा लगौला से हीरो ना कहबू ए बबुआ। ठीक है, तो देखो निधि मैम चश्मा लगाइए क्योंकि आपको बताने के लिए चैप्टर नंबर 1 का 1 शॉट कंप्लीट हो चुका है। आप लोग भी भैया चश्मा वश्मा लगा लो क्योंकि निधि मैम मैदान में उतरी है आपका बायो का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने को। और आप लोग कमेंट में बताना कि मेरा चश्मा कैसा लग रहा है। ठीक है, नया चश्मा लगाए है ना, ये नया वाला है, इसीलिए इतना ज्यादा चुनहरा रहे हैं। ठीक है, हमारे घर में क्या होता है, जब कुछ नया नया आता है ना तो हम लोग पूरे मोहल्ले को दिखाते हैं, जानबूझ के कपड़ा नया पहन लेंगे ना, जानबूझ के ऐसे ऐसे करेंगे ताकि लोग नोटिस कर ले कि नया कपड़ा पहन के आए हैं। और इसीलिए हम बार बार चश्मा लगा रहे, काहे कि आज तुम्हारी निधि मैम नया चश्मा, ठीक है, नया चश्मा पहनी है। ठीक है, तो जरा बताओ सब लोग चश्मे में हम कैसे लग रहे हैं। और कल सुबह 9 बजे के लिए आप लोग तैयार हो कि नहीं चैप्टर 2 के 1 शॉट के लिए, ये भी बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर। अच्छा तो हम चलते हैं, दुआओं में याद रखना। बाय।